हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। एग्ज़ाम के फाइनली एडमिट कार्ड का डेट भी आ चुका है एंड हमारे जो 3 केस स्टडीज़ पेंडिंग है, केस स्टडी 3, 4 एंड 5, वी आर गोना डिस्कसिंग इट टुडे एंड कंप्लीट इट एंटायरली, है ना। बट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स, सबकी अभी आई थिंक एकदम से पीपल गेट सीरियस, है ना। यूट्यूब पे भी मैं जब ग्राफ देखता हूँ लोगों का कि एट व्हाट टाइम पीपल स्टार्ट द लेक्चर्स एंड व्हाट टाइम, कितना टाइम इन्वेस्ट होता है और कब से एकदम से ट्रेंड व्यू होता है, तो वो दिख जाता है मेरे को भी बैकएंड पे, है ना। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि हमने यूट्यूब पे ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स डाल दिए हैं, प्लस हम केस स्टडीज डिस्कशन भी डाल रहे हैं, प्लस हम यू आईपीसीसी का कंटेंट भी डालने वाले हैं, है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड फॉर अ स्टूडेंट जिसको पूरा आरएम करना है एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% आरएम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बट कभी कभी ऐसे वीडियोस देखते हुए मैं ऐसे ही मतलब रिसर्च कर रहा था कि वाई डू पीपल डिसलाइक योर वीडियो, वाई डू पीपल डिसलाइक योर वीडियो, है ना। तो मतलब वो तो रहता ही है यार, मतलब कितना भी कर लो। तो भगवान का वीडियो भी आता है कोई, यूट्यूब पे भी तुम कोई सी भगवान का या किसी भी का वीडियो देख लो, उसमें भी डिसलाइक रहता है, तो फिर मैं बोला ठीक है जाने दो, है ना। प्लीज डोंट कंसिडर अबाउट योर सेल्फ, देर आर मैनी लाइक्स एज कम्पेयर टू डिसलाइक्स विच इज देयर टू मोटिवेट यू। सो होता है वो, है ना। दैट इज अ पीपल मेंटेलिटी टू डीमोटिवेट अदर्स, बट ठीक है, हम ऐसे रुकने वाले में से नहीं है ना। अभी तो शुरुआत है साहब, आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। तो अभी तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का चालू किया है, आगे वी हैव प्लान लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। एंड नेक्स्ट वी आर रिलीजिंग व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीए, विच इज गोना रिलीज इन वेरी डिफरेंट मैनर, ठीक है। बट तो शुरू करते हैं, फालतू का ज्ञानबाजी नहीं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो केस स्टडी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। केस स्टडी 2 जो था, है ना, वो थोड़ा इजी था। केस स्टडी 1 वॉज ट्रिकी, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोले केस स्टडी 1 में यू नीड टू अप्लाई योर माइंड, है ना। ऐसे केस स्टडीज जनरली यू नीड टू सॉल्व ऑन लास्ट, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी केस स्टडीज ईजी थे विच यू कैन सॉल्व ईजिली, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द केस स्टडी डिस्कशन 3, है ना। केस स्टडी डिस्कशन 3 पे हम मूव करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कौन से कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है। लेट्स सी, है ना। तो साउंड वाउंड अभी थोड़ा अच्छा आ रहा होगा पहले के कंपैरिजन में, काफ़ी सेटअप पे भी इन्वेस्ट किया गया है हमने, है ना। साउंड 3-4 माइक्स लगाए हैं, है ना, और काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, तो थैंक्स टू योर सपोर्ट ऑल्सो। लेट्स सी केस स्टडी 3। केस स्टडी 3 में सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया हाउ यू नीड टू स्टार्ट ऐसे, यू ऑलवेज नीड टू सी द क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3.1, द स्टैंडर्ड डेविएशन। आय हाय हाय, सर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, मतलब सर आईपीसीसी का कंटेंट है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इक्विटी स्टॉक का, किसका, है ना। मेरे को एक कंपनी दिया गया है, उसका मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। चलो मतलब ही ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, अगेन ये भी कंपनी का निकालना है, मतलब ही क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया होगा उसके रिगार्डिंग मुझे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क इज कॉज्ड बाय मिस्टर स्मिथ, है ना। अब देखो सर ये भी केस स्टडी क्वेश्चन से रिगार्डिंग है, जब हम पढ़ेंगे तब एक साथ पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट है वॉर, वॉर कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर क्वेश्चन दिया गया है। वैल्यू एट रिस्क एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ये वॉर को मैंने चैप्टर नंबर 5 में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था और तुम्हें ग्राफ भी दिखाया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता कैसे है ना, वो तुमको समझाया था बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो देखो वॉर में क्या बोलता है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 2000 है, तो 99% कॉन्फिडेंस पे कितना होगा, बहुत सिंपल है ना। तो 2000 का डिवाइडेड बाय जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आता है इस पे 95% पे, उसको मैं लिखूंगा इनटू 99% का कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाऊंगा। अगर तुम्हें देखो और डिटेल में डिस्कशन चाहिए, कहाँ पे दिया गया है मॉड्यूल में, कहाँ पे आंसर्स दिया गया है, सर आपकी बुक में कहाँ पे आंसर दिया गया है, तो उसके लिए मैंने ये तुम्हारे लिए चार्ट लगा दिया गया है ना। ये तुमको कहाँ मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में एक तुम्हें गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, है ना। समरी ऑफ केस स्टडी एंड मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम, यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, जो भी समरीज है वो मैं बनाते जा रहा हूँ, है ना। यहाँ से तुम्हें डाउनलोड करके, है ना, यू कैन इजीली डाउनलोड इट एंड चेक इट, है ना, इजीली डाउनलोड इट एंड चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी किए हैं, जैसे 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे मुझे निकालना है, तो आंसर इज 2848। वो कैसे आया मैं तुम्हें बताया था, 95 को डिवाइड किया, 95% पे कॉन्फिडेंस लेवल इज 1.65 इंटू 2.33, आंसर कम्स टू 2824। द करेक्ट आंसर इज 2824, दैट इज आंसर नंबर ए, ठीक है ना। अडॉप्शन ऑफ एग्रेसिव अप्रोच, अब देखो सर ये है ना फेसलिफ्ट लिमिटेड, अब ये सर ये तो केस स्टडी से रिलेटेड है, जब पढ़ेंगे तब साथ में दिखा दूंगा। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे ढूंढनी है केस स्टडी में जब मैं पढ़ूंगा।
डिस्कस द मेजर टाइप ऑफ क्या कंट्री रिस्क। आय हाय 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 हाय, चैप्टर नंबर 5 सर कंट्री रिस्क पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, एक ना एक क्वेश्चन टपक ही रहा है। मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था कंट्री रिस्क इज बिट इंपॉर्टेंट पोर्शन, है ना। तो कंट्री रिस्क, है ना, इन विच एमएनसी इज एक्सपोज्ड, विच ऑफ दिस रिस्क इज फेस्ड बाय, है ना, फेसलिफ्ट लिमिटेड इन जापान। सर मतलब ये केस स्टडी से रिलेटेड है। मुझे केस स्टडी पे पढ़ते वक्त क्या चीजों का ध्यान में रखना है, चैप्टर नंबर 5 कंट्री रिस्क जाके फटाक से खोलूंगा, देख लेता हूँ कि कंट्री रिस्क में क्या क्या टाइप ऑफ रिस्क है, क्या क्या टाइप ऑफ रिस्क है, वो मैं सामने मेरे सामने रखूंगा जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या बोलता है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट कैन बी सबमिटेड टू बोर्ड बाय मिस्टर ब्लैक। अब कोई होगा मिस्टर ब्लैक, है ना, कवरिंग, है ना, क्या 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 बोल रहा है, ग्रेडिंग या बास्केटिंग ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड, ग्रेडिंग या बास्केटिंग ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड हमें डालना है, ठीक है। आगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के बारे में बताओ। स्ट्रेंथ, है ना, शॉर्ट एनालिसिस, है ना, तो शॉर्ट एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमारी होती है ना, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। तो दिस आई नीड टू फोकस ऑन, ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी है जब मैं केस स्टडीज पढ़ रहा हूँ, मुझे शॉर्ट एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो सेल्फी, है ना, सेल्फी लिमिटेड का मुझे ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है, शॉर्ट एनालिसिस। अब मेरे को क्रिस्टल क्लियर है माइंड में, मुझे सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस ढूंढना है, मुझे रिस्क ग्रेडिंग के पॉइंट्स ढूंढने हैं, मुझे ये देखना है कंट्री रिस्क कौन कौन से फेस्ड है, तीन चीजें मुझे केस स्टडीज में ढूंढनी है, मुझे ये ढूंढना है कि टाइप ऑफ रिस्क कौन सा है ना, और मुझे ये भी ढूंढना है कि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है स्टॉक का, ठीक है। केस स्टडी पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोलता है देखो, सेल्फी लिमिटेड इज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट कंपनी। कैसी कंपनी है, लाइफस्टाइल। अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई थिंक तुमको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है अभी, है ना। तो सेल्फी लिमिटेड इज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट कंपनी, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1863, है ना, बाय मिस्टर के, है ना। द कंपनीज बिजनेस मॉडल इज टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड एक्सेसरीज टारगेटेड टुवर्ड्स अ, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन, जवान लोगों को देगा। द मेन प्रोडक्ट्स क्या क्या बेचता है दिया गया है ना, डिजिटल एंड एनालॉग वेस्ट वॉच, है ना, कॉम्पैक्ट म्यूजिक प्लेयर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, आईवेयर। इन्फ्लुएंस बाय द रैपिड ग्रोथ एंड हाई मार्जिन, है ना सर, अच्छा मार्जिन है। अब मार्जिन ज़्यादा है तो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ऑफ कोर्स पीपल विल ट्राई टू एंटर, है ना। अनदर प्लेयर कौन, फेसलिफ्ट लिमिटेड एंटर द मार्केट इन द ईयर 1885। ये कब एंटर हुआ है, 1863, ठीक है, बाद में लेट हुआ है ना, मतलब ही ग्रोथ ज़्यादा था, उसको देख के एंटर हो गया है, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन अ लाइफस्टाइल सेगमेंट्स, हाउएवर द फेसलिफ्ट लिमिटेड टारगेट्स इट्स प्रोडक्शन टू टीनेजर्स एंड यंग वुमेन। और ये इसका क्या था, यंग पॉपुलेशन, बट इसका सिर्फ फोकस है टीनेजर्स और यंग वुमेन को, ठीक है। Since 2008, equity share prices of Selfie Limited, है ना, and Facelift Limited are being traded on leading stock exchanges, है ना, स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड हो रहे हैं। देखते हैं भाई क्या बोलता है। फिक्स असेट्स हैं, देखो सेल्फी लिमिटेड के फिक्स असेट्स ज़्यादा है, इन्वेंट्री उसकी थोड़ी ज़्यादा है, ट्रेड क्रेडिटर्स ज़्यादा है, फेसलिफ्ट लिमिटेड से कंपेयर कर रहा हूँ, आई एम कंपेयरिंग दिस नंबर्स विद दिस नंबर्स, ठीक है। ट्रेड डेटर्स ज़्यादा है और डेट भी ज़्यादा है, उधारी ज़्यादा ली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Selfie Limited pays a dividend on a regular basis, है ना सर। ये क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ है मेरी कंपनी का, हाँ भाई, क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंटर इनटू कंपनी टू गेट अ रेगुलर डिविडेंड्स, है ना, रेगुलर डिविडेंड्स, वो एक चीज़ है। और ऊपर एक चीज़ मुझे दिखी थी, क्या दिखी थी पता है, कि मेरे पास कंपटीशन है विच इज लाइक एक्टिंग लाइक अ थ्रेट, विच इज अ थ्रेट फॉर मी, राइट, विच इज अ थ्रेट फॉर मी। मैंने क्या बोला था, थ्रेट बाहर की होती है ना, तो बाहर का बंदा आ गया है भाई मेरे बिजनेस में, मेरा तो रिस्क बढ़ गया ना, मेरा तो थ्रेट हो गया ना, तो एक थ्रेट मिला, एक स्ट्रेंथ मिला मुझे, तो ये मुझे एक मिल रहा है स्ट्रेंथ, है ना, ये मुझे कोई स्ट्रेंथ टाइप दिख रहा है, और यहाँ पे एक दिखा था कि ये मेरा क्या है, थ्रेट है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं क्या बोलता है देखो, वेयर फेसलिफ्ट लिमिटेड, है ना, रिटेन्स प्रॉफिट इनटू बिजनेस एंड मेंटेन अ जीरो डिविडेंड पॉलिसी, है ना। तो ये डिविडेंड नहीं बांटता है, फेसलिफ्ट लिमिटेड डिविडेंड नहीं बांटता है, वो डिविडेंड बांटता है। Selfie Limited follows a conservative approach and makes a cautious decision, है ना। It also launches its product in a phase manner, टुकड़े में लॉन्च करता है ना। तो इधर एक देखो कंजर्वेटिव अप्रोच है साहब, संभल के चलता है। आई थिंक ये थोड़ा सा वी कैन से दैट दिस इज अ वीकनेस, सर ये इंटरनल है, मेरी खुद की है, इंटरनल है, वीकनेस कह सकता हूँ। एंड मेक अ कॉशियस डिसीजन, बहुत ही ज्यादा संभल के चलता है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ वीकनेस, है ना। जब हम देखेंगे तो उस पर हम आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रियल टाइम में मार्क करते जा रहा हूँ चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब मैं सेकंड टाइम की स्टडी पढ़ूंगा विद आंसर्स, आई इजीली एबल टू फाइंड द डिटेल्स वेयर दे आर,
ठीक है। फेसलिफ्ट लिमिटेड फॉलोज एन एग्रेसिव अप्रोच एंड टेक्स अ बोल्ड डिसीजन, जबकि है ना जो सेल्फी लिमिटेड था उसने क्या करता था, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड कॉशियस डिसीजन, और ये क्या है इसका एकदम एग्रेसिव डिसीजन। ठीक है। इट लॉन्चेस मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट्स इन वन गो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, है ना सर, एक ही बार में भकाभक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, भकाभक है ना प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, इफेक्टिव सॉरी विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन है ना, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कैबिनाइजेशन इफेक्ट दे मे हैव, है ना, तो वो बगैर सोचे ऐसा लॉन्च कर देता है प्रोडक्ट को। ठीक है, देखो क्या बोलता है, बोथ द कंपनीज हैव स्टार्टेड ऑपरेशंस इन वेरियस अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान। सर यहाँ पे मैंने बोला था कंट्री रिस्क तुम्हें ढूंढना है, बाहर जा रहा है, जापान में तो काम कर रहा है ना, तो देखते हैं अभी थोड़ा सा कंट्री रिस्क के बारे में आ रहा है। द रेवेन्यू फ्रॉम द जापान ऑपरेशंस आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ फेसलिफ्ट लिमिटेड, है ना, सिग्निफिकेंट पोर्शन है ना, तो ये आई थिंक मेरे को अपॉर्चुनिटी शॉर्ट एनालिसिस किसका करना था, देखो इसमें दो कंपनीज आ गई, मुझे सेल्फी लिमिटेड का करना था, मुझे किसका करना था, सेल्फी लिमिटेड का। अब यहाँ पे कौन सी कंपनी है जापान में, यहाँ पे कौन सी कंपनी है जापान में, फेसलिफ्ट लिमिटेड है, मतलब ये सर ये अपॉर्चुनिटी काउंट हो सकती है कि सेल्फी लिमिटेड के लिए, बिल्कुल हाँ, है ना, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी एक हो गई, यहाँ पे मेरी एक अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, मिस्टर ब्लैक अ न्यू ट्रेनी, एक नया ट्रेनी इन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आय हाय हाय हमारा डिपार्टमेंट आ गया, है ना, एज ही हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग रिस्क इन एट सेल्फी लिमिटेड, उसको ये रिस्क मिले, सबसे पहला रिस्क। अब इसको ये सब रिस्क मिले हैं, अब क्या मेरे को एक क्वेश्चन में दिखा था, मुझे क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्हें बोला था प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट कैन बी सबमिटेड टू बोर्ड, है ना, टू द बोर्ड बाय मिस्टर ब्लैक कवरिंग ग्रेडिंग या बकेटिंग ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड, है ना, ग्रेडिंग या बकेटिंग ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड बाय मिस्टर ब्लैक। सर मतलब ही मेरे को इसका ग्रेडिंग और बकेटिंग करना है क्या, देखो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, जैसे मिस्टर ब्लैक आया, हाँ भाई मिस्टर ब्लैक ने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किया था, उसका मेरे को ग्रेडिंग बकेटिंग करना है, मेरे को मिस्टर ब्लैक मिल गया, उसने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किया, मतलब ही ये 4 पॉइंट्स का मेरे को ग्रेडिंग और बकेटिंग साहब करके देना है। ठीक है, तो अब मेरे को ग्रेडिंग बकेटिंग पता है, लो फ्रीक्वेंसी लो प्रोबेबिलिटी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई प्रोबेबिलिटी, है ना, तो जो 4 है ना, हाई प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, है ना, जो मेरा था मैंने पढ़ा हुआ है ना, तो वही मेरे को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोलता है, इन एडिक्वेट सेफ्टी मैकेनिज्म्स एट, है ना, क्या बोल रहा है, इन एडिक्वेट सेफ्टी मैकेनिज्म्स एट प्रोडक्शन एरिया रिजल्टिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट। सर तुमको क्या लगता है, क्या मेरे कंपनी में एक्सीडेंट्स रोज होते हैं क्या, पहली चीज नहीं, रोज नहीं होते, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, बट जब होगा तो जोर का झटका लगेगा, जब होगा तब जोर का झटका लगेगा, मतलब ही मैं इसको बोल सकता हूं क्या, लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट, मैं बोल सकता हूं लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट फर्स्ट वाले को, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट रोज तो नहीं होंगे ना साहब, और जब होगा तब जोर का लगेगा, तो मैं बोलूंगा इसको लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट, मैं क्या बोलूंगा, लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट बोलूंगा फर्स्ट वाले को। सेकेंड बोलता है एक्सटेंसिव, है ना, कैपेसिटी एक्सपांशन एंड कैपेक्स प्लान्स फॉर डबलिंग प्रोडक्शन लाइंस, हाय हाय हाय, है ना, तो ये मेरी कंपनी का क्या लग रहा है, सर मेरा एकदम प्लान स्ट्रांग है, तगड़ा है ना, तो दिस इज लाइक एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे क्या बोलता है, कैपेक्स में रिजल्ट इन अ ह्यूज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, यस, अगर तुमने मान लो कोई बड़ा सा एक बार कैपेक्स चालू कर दिया, कोई लोन ले लिया, कोई डेट ले लिया, तो उसके वजह से पता है कंपनी का आजीवन वो लाइबिलिटी बन जाती है ना, तो उसको हर महीने ये चीज करना पड़ता है ना, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, अब देखो क्या बोलता है कि ह्यूज अमाउंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, अगर नहीं रिपे कर पाए ना तो इम्पैक्ट भी बहुत जोर का आता है, कंपनी कैन इवन लीड टू लिक्विडेशंस, है ना, किंगफिशर के केस में क्या हुआ, यही हुआ ना, किंगफिशर के केस में क्या हुआ, यही हुआ ना, तो वही है, और डिटेल्ड रिपोर्ट हैज पॉइंटेड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर कैपेसिटी, है ना, तो ये केस जो लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट। सर रीजन मैंने तुमको बताया कि अगर एक बार तुमने लोन ले लिया तो उसका होने की संभावना है, हर बार तुम्हें पेमेंट रिपे घड़ी करना पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट भी जो तो आता है विच इज ह्यूज, है ना। ठीक है, सी पॉइंट पे आते हैं, सी पॉइंट क्या बोलता है, सी पॉइंट बोलता है टर्मोइल इन अ करेंसी एक्सचेंज रेट्स इफेक्टिव प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो क्या बोलता है, दिस रिस्क, है ना, दिस देयर इज अ रिस्क ऑफ फेलियर टू एड्रेस दिस चैलेंज इफेक्टिवली, है ना, देखो क्या बोलता है, करेंसी एक्सचेंज रेट, है ना,
turmoil in a currency exchange rate, effective prices of raw material, there is a risk of failure to address this challenge effectively. मतलब ही सर अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि भाई एक्सचेंज रेट में है ना, एक्सचेंज रेट में दिक्कत आ गई किसके, ऑफ रॉ मटेरियल के, सर क्या ये एक ही कंपनी को इम्पैक्ट करेगा या पूरी इंडस्ट्री एज अ होल को इम्पैक्ट करेगा? पर ये पूरी इंडस्ट्री एज अ होल को इम्पैक्ट करेगा। तो जब ये चीज़ें पूरी इंडस्ट्री को एज अ होल को इम्पैक्ट करेगा, तो क्या ये मेरी पे इम्पैक्ट होगा या सभी पे इम्पैक्ट होगा? सभी पे इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए जब भी कोई भी चीज़ पूरी इंडस्ट्री एज अ होल को इम्पैक्ट करती है, उस वक्त हम बोलते हैं उसका लो इम्पैक्ट होगा। क्या होगा? लो इम्पैक्ट होगा। और ऐसी सब चीज़ें जो है ना कि चेंजेस इन ह्यूज चेंजेस इन एक्सचेंज रेट और ये सब जो चेंजेस आते हैं, दिस डज नॉट कम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, है ना, ये हमेशा नहीं आते। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्यों लो है? क्योंकि सिर्फ ये मेरे को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, सभी को इम्पैक्ट कर रहा है। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी क्यों कम है? क्योंकि ये घड़ी घड़ी नहीं होते, इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। फिर क्या बोलता है नेक्स्ट, है ना, हमारा डी पॉइंट क्या बोलता है ना? तो टर्मोइल का मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, है ना, मैं अभी गूगल कर रहा था। टर्मोइल का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, है ना, ज़्यादा डिस्टर्बेंस आते हैं उसे कहते हैं टर्मोइल। अब क्या बोलता है? फ्यूएस कंपटीशन फ्रॉम, है ना, फेसलिफ्ट लिमिटेड में रिजल्ट इन नेगेटिव बिजनेस ग्रोथ, है ना। अब देखो सर कितने कंपटीशन है मेरे पास एक ही है अभी, है ना। तो ऐसे 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 कंपटीशन का आना क्या मेरे लिए इजी है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे बिजनेस से? इम्पैक्ट ज्यादा होगा। बट ऐसे कंपटीशन क्या मेरे बिजनेस में इजीली एंटर हो सकते हैं या घड़ी घड़ी आएंगे? क्या नहीं आएंगे, एक बार घुस गया। इसलिए लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट। समझ में आया क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट तो मेरे को तो तगड़ा मारेगा, मेरे को झपाटा जोर के मारेगा, जैसे जियो और एयरटेल, है ना। जियो जैसे प्लेयर घुसना इज नॉट सो इजी, एंड इम्पैक्ट तो बहुत जोर के हो रहा है एयरटेल को, इम्पैक्ट तो बहुत जोर के हो रहा है एयरटेल को, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा रिस्क ग्रेडिंग था वो मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे क्या बोलता है? यहाँ पे मिस्टर ब्लैक था ट्रेनी, यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब आ रहा है मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ के बारे में कुछ तो भी दिया था, चलो जाके देखते हैं मिस्टर स्मिथ के बारे में क्या दिया था। मिस्टर स्मिथ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क, है ना, इस तरीके से तुम्हें ध्यान में रखनी है चीज़ें, है ना। मेरे को याद था मिस्टर स्मिथ ने कुछ बोला था। अब देखो क्या बोलता है, वो पूछ रहा है रिस्क कौन से बारे में बात कर रहा है। देखो क्या बोलता है। Mr. Smith, a renowned stock analyst, is skeptical of ineffective and unethical practices by the management of Selfie Limited and does not advise his clients to invest in the company. बाप रे बाप, बेइज्जती कर रहा है सर ये कंपनी की। सर मतलब कि अनइफेक्टिव और अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, मतलब ही सर गवर्नेंस रिस्क की बात कर रहा है क्या? बिल्कुल हाँ, गवर्नेंस रिस्क की बात कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा गवर्नेंस रिस्क। क्या होगा? गवर्नेंस रिस्क। सर क्लियर कट दिख रहा है। अगर मैं केस स्टडी की बात करूं, केस स्टडी में बहुत सारे रिस्क है, बट स्पेसिफिकली मिस्टर स्मिथ हैज फोकस ऑन गवर्नेंस रिस्क, और यहाँ पे स्मिथ के बारे में पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे गवर्नेंस रिस्क आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आगे क्या बोलता है? द ईयर एंड प्राइजेस दिसंबर ऑफ इक्विटी स्टॉक एंड डिविडेंड्स, है ना। ईयर एंड प्राइजेस, और देखो अब मैंने क्या बोला था, सेल्फी लिमिटेड डिविडेंड्स देती है। देखिए दिख रहा है, सेल्फी लिमिटेड डिविडेंड्स देती है, बट है ना, फेसलिफ्ट लिमिटेड डिविडेंड्स नहीं देती। क्लियर कट है, तुमको केस स्टडी से रिलेट करना है, रिलेट हो रही है चीजें, है ना। देखो क्या बोलता है, द ईयर एंड प्राइजेस of equity stock and dividends of Selfie Limited for the year 2014 to 2020 are listed below, दी गई है, and the actual year return on equity stocks of Facelift Limited are mentioned below। उसके actual return दिया गया है और इसका दिया गया है। ठीक है, एवरेज रिस्क फ्री मुझे कितने साल का दिया गया? 2014 से 2020 तक का दिया गया है। दिया गया है एवरेज रिस्क फ्री रेट फ्रॉम 1994 टू 2000 इज 2.8%। ठीक है, अब क्या बोलता है? अनुज इज फोरकास्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बोथ द कंपनीज फॉर द ईयर 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर का। ही इज स्पेसिफिकली कंसर्न अबाउट द रिस्क विच द कंपनीज एक्सपोज्ड इन जापान, है ना। उसको जापान का बारे में जो रिस्क है उसके बारे में उसको कंसर्न है। सर यहाँ पे मेरा कंट्री रिस्क के बारे में थोड़ा सा देखियो क्या बोलता है। ड्यू टू द रिसेंट टर्मोइल, है ना, टर्मोइल मतलब मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई डिस्टर्बेंस आया, ग्रेट डिस्टर्बेंस आया, उसकी वजह से इन द करेंसी मार्केट में जापानीज गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट्स एन आउटफ्लो ऑफ जापानीज यान। अरे बाप रे, सर ये लोग बोल रहे हैं कि हम तुमको जापानीज यान नहीं ले जाने देंगे, है ना। सर मतलब ही ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं एक्सचेंज कंट्रोल रिस्क, है ना। सर मुझे अब जब हम ये देखेंगे हमारी मॉड्यूल में, है ना, हमारी मॉड्यूल में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब चैप्टर नंबर 5 में, है ना, चैप्टर नंबर 5 में हमने
देखा है कंट्री रिस्क के बारे में, है ना, कंट्री रिस्क के बारे में, तो वहाँ पे एक सेकेंड ना, कंट्री रिस्क के बारे में तो वहाँ पे देखो कई टाइप्स के रिस्क है जहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट। लेट्स कम टू दिस। अब मुझे पता है यार कंट्री रिस्क चैप्टर 5 के एंड में, तो फट से मैं वहाँ पे आ गया, है ना। और यू शुड आइडियली यूज़ द इंडेक्स, है ना, जो हमारी बुक के, है ना, मैंने तुमको इंडेक्स दिया है वो तुम यूज़ कर लो, है ना, तो वो तुम्हारे को बहुत ईजिली ढूंढने में मदद होगा। प्लस उसके साथ साथ आई हैव गिवन यू दिस, है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड आरएचएक्स हैज मेड दिस ABCD के हिसाब से, है ना, तो इसका तुम यूज़ कर लो, बहुत बढ़िया बनाया भाई बंदे ने, है ना। सीक्वेंशियली तुम ढूंढ सकते हो मॉड्यूल में कौन सी चीज़ कहाँ पे दी गई है ना। यू शुड यूज़ दिस, यू शुड यूज़ दिस। जैसे मुझे कंट्री रिस्क ढूंढना है ना, तो फट से मैं गया, है ना, सी पे देखा कंट्री रिस्क कहाँ पे है ना, तो वहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो उस प्रकार से मुझे ढूंढने में बहुत आसानी होगी, है ना, बहुत बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है कंट्री रिस्क, है ना, तो देख रहे हो कंट्री रिस्क में इजीली ढूंढ लिया, है ना। स्पेलिंग वाइज दिया गया है ABCD, बस तुमको आनी चाहिए अच्छे से, है ना, बस और क्या। तो कंट्री रिस्क पे आ गए अपन, है ना। अब देखो सर यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, मुझे ये टाइप के रिस्क के बारे में बात कर रहा है, एक सेकंड में। तो देखो मुझे क्या बोलता है, मुझे एक्सचेंज कंट्रोल रिस्क के बारे में लग रहा है। देखो जहाँ पे MNC को प्रिवेंट किया जा रहा है कि वो अपनी लोकल करेंसी को कन्वर्ट नहीं कर सके, वो मेरे लिए दिक्कत है ना। तो यहाँ पे मेरे को ये आ गया, और एक केस स्टडी में भी दिया था, उससे मैं रिलेट कर लूंगा। आगे क्या बोलता है, A local company in Japan has filed a lawsuit against Facelift Limited for, है ना, इन, देखो उसने उसने क्या फाइल कर दिया है ना, उसने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है साहब। अब केस फाइल कर दिया है, केस फाइल कर दिया है, केस फाइल कर दिया है, उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, फॉर, है ना, किस चीज़ के लिए फाइल किया गया, फॉर इन्फ्रिगमेंट, है ना। देखो मतलब क्या होता है कि ये बोल रहा है कि उसने ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ये बोल रहा है कि उसके प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसमें डिस्प्यूट आ गया है, उसमें क्या आ गया, डिस्प्यूट आ गया है, एंड आउटकम ऑफ लॉ सूट इज वेरी वेरी अनसर्टन। अब सर ये एक तो फॉरेन कंट्री में फाइल हुआ है, करेक्ट, प्लस ये किसके अगेंस्ट हुआ है, फेसलिफ्ट लिमिटेड के अगेंस्ट, फेसलिफ्ट लिमिटेड के लिए हुआ है, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में फाइल हुआ है। अब देखो सर यहाँ पे क्या बोलता है ना, अब जिसका आउटकम भी बोल रहा है बहुत ही अनसर्टन है, मतलब ये बात कर रहा है इन इफेक्टिव लीगल सिस्टम की, मतलब ये बात कर रहा है किसकी, इन इफेक्टिव लीगल सिस्टम की, है ना। तो ये दो मेरे कंट्री रिस्क मुझे फेस होते हुए दिख रहे हैं, ये दो कंट्री रिस्क, है ना, मुझे दिख रहे हैं किसके केस में, फेसलिफ्ट लिमिटेड के केस में, ठीक है। आगे क्या बोलता है, The media is flooded with the news, है ना, news of trade concerns between China and USA. The experts believe that it may affect an Indian industry and economy adversely. India को भी affect करेगा। अनुज, है ना, Anuj divides the performance of Japanese economy into three categories and accordingly the performance of Facelift Limited. Major concerns in Indian economy like declining a GDP may be a challenging for our industries. The overall market indexes like Sensex have shown a neutral to moderate appreciation in last 2 years. Again, the political parties are raising a populist agenda which are not very much inclined towards upliftment of economic condition of a economy. हो गया, हमने पूरी की स्टडी पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया क्या क्या गड़बड़ है, कंपटीशन है ना। हमने तो शॉर्ट एनालिसिस के बारे में भी सोचा, कंट्री रिस्क के बारे में भी सोचा, है ना। अब देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका, फेसलिफ्ट लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 पीरियड्स का निकालना है, 2014 से 2016 से, है ना, सॉरी 2014 से 2019 तक का मेरे को डेटा दिया गया है यहाँ पे, मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कहाँ तक का, यहाँ तक का। बट अब जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ इसका, है ना, तो यहाँ पे आंसर अलग आता है। और इंस्टीट्यूट ने क्या गोची कर दिया पता है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ से क्या किया, पूरे उन्होंने 2014 से लेकर 2020 तक का निकाला है, 2014 से लेकर 2020 तक का निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं मैंने तुमको, है ना, IPCC के कंटेंट में भी दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और मैंने यहाँ पे तुमको बताया भी है ना, विच इज नथिंग बट वॉट वेरी वेरी सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट वॉट, डेविएशन कितना आ रहा है डेटा में, डेविएशन कितना आ रहा है डेटा में, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एक से ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सबको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट व्हाट, अंडर रूट, है ना, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना। तो इस हिसाब से हमने, अगर मैंने 7 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है तो ही जाके ये मैच होता है ना, तो ही जाके ये मेरा मैच होता है, विच कम्स टू 1.06। देखो यहाँ पे 1.06 कैसे आया, मैं तुमको बोला इंस्टीट्यूट ने 2019 तक के नहीं निकाला है, 2020 तक के निकाल दिया है, इस वजह से इसका आंसर 1.06 आ रहा है।
सेम इज नथिंग बट व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट व्हाट मीन, है ना। तो 1.06 डिवाइडेड बाय 4.66 मैंने ऊपर निकाल के रखा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यू कैन रेफर दिस, बहुत ही सिंपल है, आईपीसीसी का कंटेंट है ना, जब वीडियो डालूंगा तो उसमें भी बता दूंगा, है ना। बट जिनको सिंपल है एकदम सिंपल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.06 डिवाइडेड बाय 4.66 व्हिच इज नथिंग बट व्हाट 2.03 0.23, है ना, 0.23 व्हिच कम्स टू दिस, है ना। ये दोनों हो गया, ये मैंने बता दिया, ये बता दिया। अब आगे क्या बोलता है, अडॉप्शन ऑफ एग्रेसिव अप्रोच फेस्ड बाय अ फेसलिफ्ट लिमिटेड एक्सपोजर इटसेल्फ, है ना। सर देखो अब जब ये एकदम ग्रोथ कर रहा है ना, तो एग्रेसिव अप्रोच जो यूज कर रहा है ना, दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहा है ना, प्लस बाकी सब चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे इसको कौन सा रिस्क आएगा, यहाँ पे इसको मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए इन सब चीजों में, है ना। तो जैसे फाइनेंशियल रिस्क नहीं आएगा, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क इज जनरली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, है ना, तो इसलिए वो नहीं आएगा। ऑपरेशनल रिस्क की बात ही नहीं हो रही है, कंट्री रिस्क एक हो सकता है, बट एग्रेसिव अप्रोच बोला है तो मेरे को सर बहुत सारे ज्यादा रिस्क आएंगे, जैसे कि मार्केट रिस्क इज वेरी वेरी बिगर टर्म, जिसमें आता है तुम्हारा इंटरेस्ट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इक्विटी का रिस्क, है ना, काफी सारे रिस्क आते हैं, तो आई थिंक मार्केट रिस्क इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। आगे क्या बोलता है, डिस्कस ऑन द टाइप ऑफ रिस्क विच इज, है ना, विच एन एमएनसी इज एक्सपोज्ड ऑफ, है ना, कौन सा टाइप ऑफ रिस्क है विच इज फेस्ड बाय फेसलिफ्ट लिमिटेड इन जापान, है ना। तो यहाँ पे मैंने दो रिस्क तुमको बता दिए थे, है ना, यहाँ पे दिया गया था 1 और 2, यहाँ पे तुमको बता दिया था, एक था करेंसी का और दूसरा था लीगल सिस्टम का, है ना, 2 रिस्क के बारे में बताए थे। बट सबसे पहले तुम्हें कंट्री रिस्क के बारे में बताना है, कंट्री रिस्क के बारे में बताना है, जो तुम्हें पेज नंबर कहाँ पे मिलेगा, देखो मैंने यहाँ पे टेबल पे भी डाल दिया है, टेबल पे भी डाल दिया। केस स्टडी 3.6 कहाँ पे दिया है, 5.15 हमारी बुक में 107 में हमने सॉल्व करवाया था, सेम टाइप का क्वेश्चन 5.15 पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है ना। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें क्या लिखना है, आईसीआई कंटेंट 5.15, है ना सर, यहाँ पे मुझे दिया गया है 5.15 पे, है ना। तो कंट्री रिस्क के बारे में मुझे ये दिया गया है। अब सब मैं स्टैंडर्ड आंसर्स में इंस्टीट्यूट ने ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं इस पेपर्स में, है ना, मॉक टेस्ट पेपर में जब लिख रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ है यार। जैसे कि अब देखो एज अ स्टूडेंट मैं सोचता हूँ, जैसे मैं लिखा कंट्री रिस्क के बारे में लिखना स्टार्ट किया, number of the first thing student ask me, sir, whether I need to write a whole question or do I need to write a whole points or not। मैं बोलता हूँ यस यू नीड टू राइट द होल पॉइंट्स, बट इधर इंस्टीट्यूट ने जैसे अब देखो ये यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी, है ना, यहाँ पे ये लोग ने गड़बड़ कर दी। अब जैसे इन्होंने सिर्फ क्या लिखा है, टैक्स रेट्स एंड रेगुलेशंस, इधर सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख दिए, ये सब नहीं लिखा है ना, ये सब नहीं लिखा है। अब स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए क्या, तो आइडियली स्टूडेंट शुड राइट इट, स्टूडेंट शुड नॉट मिस आउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, स्टूडेंट ने मिस आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर मान लो इंस्टीट्यूट लिख दिया रहता तो फिर तो लिखना ही है, बट टाइम नहीं है तो स्किप आउट कर दो, है ना। जैसे कि स्टैंडर्ड आंसर में तुम देख रहे हो कंट्री रिस्क के, तो यहाँ पे देखो ये लोग ने स्किप आउट कर दिया है ना। तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट तुमको पूरा लिखना है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है भाई 80+, समझ रहे, जिनका नहीं है वो मत लिखो भाई, सिंपल सा गणित है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा एक्सचेंज रिस्क और इफेक्टिव लीगल सिस्टम मैंने बता दिया था। रिस्क ग्रेडिंग भी मैंने डिस्कस कर लिया साथ साथ में ही। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू नीड टू यूज द फॉर्मेट, है ना। ये देखो मैंने फॉर्मेट भी जो इसमें तुमको ड्राइव में लिंक लगाया ना ये वाला, है ना, तो ये तुम्हारा यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी डाला हुआ है भाई, सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सब कर रहा हूँ, जो चीज जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, बस एक ही उद्देश्य है भाई, 80+ लाना है, बात खत्म, पैसा हजम साहब, है ना। 80+ लाना है, फोड़ देंगे साहब इस बार, रिस्क मैनेजमेंट एक तरफ चलेगा पूरा पेपर, है ना। तो इस हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क इज फॉर द फॉर्मेट के लिए ये है। अब एक चीज मैंने देखा हूँ, जब भी फुल टेस्ट भी दिया है स्टूडेंट्स ने, या स्टूडेंट जब भी पढ़ता है ना, तो यार वो क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ता है। सबसे पहले देखो 3.6 हो गया अपना, 3.7 हो गया, 3.8 में क्या बोलता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। अब सर शॉर्ट एनालिसिस का मीनिंग बताना है, उस पर मार्क्स है, शॉर्ट एनालिसिस का मीनिंग बताना है, उस पर मार्क्स है। बच्चा भूल जाता है, लिखता ही नहीं है, मैं देखा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने पेपर चेक किए, 300 से ज्यादा पेपर चेक किए भाई, है ना। तो क्या बोलता है, शॉर्ट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई द शॉर्ट एनालिसिस, दोनों पार्ट है, शॉर्ट एनालिसिस का मीनिंग भी बताना है और आइडेंटिफाई भी करना है ना। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट एनालिसिस का डेफिनेशन बताया, शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, और उसको हमने एनालाइज किया है। जैसे हमने, है ना, मैंने तुमको बताया था, हम जब केस स्टडी पढ़ रहे थे तब हमने शॉर्ट एनालिसिस किया था थोड़ा थोड़ा। तो जैसे मैं बोला था डिविडेंड वाला शॉर्ट में डाला था, है ना। एक्सटेंसिव एक्सपांशन प्लान, फ्यूचर डिमांड, ये भी बोला था, है ना। स्लो, ये हमने पूरा क्लासीफाई कर लिया था, जब हम पढ़ रहे थे तब क्लासीफाई कर लिया था। नाउ जस्ट यू नीड टू चैनलाइज इट इन अ बेटर मैनर, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, देखो तुम लोग प्रेजेंटेशन दिखते ही नहीं हो, तुम लोग सिर्फ छोड़ के आ जाते हो, हाँ 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 मेरे आंसर मैच हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो ना, देखो भाई कितना बढ़िया सा टेबल बनाया है, एग्जामिनर के लिए कितना आसान हो जाएगा। तुम सोचो ना भाई, उसको 4 चीजें एक टेबल में दिख गई, बात खत्म। 2 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, कितना सही लग रहा है, मजा आता है सब देखने में सब चीजें, तुम समझते नहीं हो।
तो मैं वही बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन इज द की। जिन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया उनको अच्छे मार्क्स आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज अच्छा लगता है एग्जामिनर को, मेरे को भी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो इस हिसाब से तुम्हें प्रेजेंट करना है। और शॉर्ट एनालिसिस एकदम ईजी है ना। और मैंने बता दिया था कि स्टडी पढ़ते वक्त, है ना, 1 मार्क फॉर, देखो क्या बोलता है, 1 मार्क फॉर ईच बॉक्स कवरिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। और शॉर्ट को भूलना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा केस स्टडी 3 है, काफी ईजी था। यू शुड नॉट स्किप दिस केस स्टडी, है ना। केस स्टडी 1 थोड़ा सा ट्रिकी था, 2 इजी था, 3 इजी है, 4 इजी है, 5 इजी है। मजा आएगा। चलो आते हैं केस स्टडी नंबर 4 पे। बिफोर स्टार्टिंग केस स्टडी नंबर 4, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से जाएंगे हम, कि हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमसीक्यूज को रीड करेंगे, क्या दिया गया है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर केस स्टडी पे जाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 4, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो क्या बोलता है, द एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड है, बाद में देखेंगे, है ना। यूजिंग अ डिस्काउंट फैक्टर up to 2 decimals at a rate of 8%, the NPV of a decision to incur advertisement expenditure। सर क्वेश्चन से रिलेटेड है, बाद में देखेंगे। सर इसमें एसएफएम और इसका पोर्शन दिया, ये क्वेश्चन में पता है कॉस्टिंग डाल दिया थोड़ा सा, मैंने कॉस्टिंग डाल दिया है, बट ठीक है, मतलब विच इज एक्सपेक्टेड है। कॉस्टिंग तो रहता है सेकंड ग्रुप में, तो तुम्हारे लिए आई डोंट थिंक डिफिकल्ट होगा अनलेस यू हैव एन एग्जाम्पशन फॉर इट। बट कॉस्टिंग तो मतलब इजी लेवल का है, बहुत ईजी है ना। आउट ऑफ द 2 म्यूचुअल फंड दैट अ कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन, विच ऑफ द 2 गिव अ बेटर रिटर्न, है ना। अब ये भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग है, एक बार जब पढ़ेंगे केस स्टडी तब आ जाएगा, ये पढ़ सकते हैं। द बीटा ऑफ द स्टॉक, है ना, बीटा ऑफ द स्टॉक। बीटा क्या होता है सर? बीटा इज नथिंग बट व्हाट, सेंसिटिविटी होता है मार्केट इंडेक्स से। सर अगर मेरा मार्केट में शेयर 10% मूव हो रहा है, तो क्या मेरा शेयर 10% मूव हो रहा है या नहीं, है ना। अगर मेरा जो भी शेयर कितना परसेंटेज मूव हो रहा है एज कम्पेयर टू द मार्केट, वो मुझे दिखाता है बीटा, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले क्या बताओ, अंडर परफॉर्म और ओवर परफॉर्म मतलब क्या? सर मान लो अगर मार्केट में शेयर बढ़ा 10% और तुम्हारा शेयर बढ़ा 5%, अंडर परफॉर्म बोलूंगा? अच्छा नहीं हुआ ना साहब, नुकसान हुआ ना मेरा। बाजार बढ़ रहा है 10% से, मैं बढ़ रहा हूँ 5% से, भाई मतलब ही मेरे शेयर में दिक्कत है, मतलब ही शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर अदरवाइज केस है, जब बाजार 10% गिर रहा है और मेरा शेयर 5% गिर रहा है, तो बहुत बढ़िया ना साहब, अच्छी बात है ना साहब, अच्छी बात है ना। तुम्हारा कम गिर रहा है मतलब ही तुम्हारा ओवर परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवर परफॉर्म कर रहा है ना। तो देखो क्या बोलता है, तो बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1, है ना। जिनका एसएफएम नहीं पता है ना, उनका लिए, है ना, बीटा हमेशा 1 रहता है। देखो क्या बोलता है, तो इसमें क्या बोलता है, द बीटा ऑफ द स्टॉक, है ना, ऑफ गो वेयर लिमिटेड इज दस मच, इट इंडिकेट्स। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अब गो वेयर क्या है, आगे कंपनी होगी, है ना, बस इधर इसका इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, देखो सबसे पहला मतलब ये होता है एक्सेसिव, है ना, एक्सेसिव रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म बाय द बेंचमार्क बाय 20। इसका आंसर क्या है ना। इसका आंसर अब कैसे होगा, कैसे अंडर परफॉर्म और ओवर परफॉर्म के बेसिस पे निकालना है। सबसे पहले देखो क्या बोलता है, इट्स एक्सेसिव रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क बाय 75% अप टू द मार्केट। नहीं भाई, आगे क्या बोलता है, द एक्सेसिव रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क बाय 25%। आउट परफॉर्म नहीं साहब, अंडर परफॉर्म, है ना। जब बाजार बढ़ेगा तो ये गिरेगा, है ना, अच्छी बात नहीं है ना सर, गिरेगा नहीं मतलब बाजार ज़्यादा बढ़ेगा तो मेरा कम बढ़ेगा ना, है ना। एंड अंडर परफॉर्म इन डाउन मार्केट्स, नहीं उल्टा है ना। तो है ना, ये वाला है ना, आई थिंक डी। आगे क्या बोलता है, द नेट बेनिफिट ऑब्टेन बाय द कंपनी ड्यू टू चेंज इन अ पेमेंट पॉलिसी, है ना। अब ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। आगे क्या बोलता है, सपोज यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तुम अपॉइंट हुए एज एन ऑडिटर किसके, गोवेल लिमिटेड, टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईसीएफआर। आय हाय हाय, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए तुम ऑडिटर अपॉइंट हुए हो। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज दैट मे कॉज अ रिस्क टू रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द कंपनी, है ना। देखो क्या बोलता है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज दैट मे कॉज, एक्सप्लेन अ सर्कमस्टेंसेज दैट मे कॉज अ रिस्क फॉर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द कंपनी, है ना। फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो क्वेश्चन समझ रहे हैं। जब तक क्वेश्चन कलेजे में नहीं उतरेगा तब तक केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहली चीज, है ना। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज दैट मे कॉज रिस्क फॉर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द कंपनी, ठीक है साहब। ऑल्सो एनलिस्ट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स, है ना। रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बताना है, और दूसरा मुझे बताना है सर्कमस्टेंसेज दैट मे कॉज अ रिस्क फॉर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऐसे सर्कमस्टेंसेज जो किसके लिए मूव करेंगे, विच में कॉज अ रिस्क फॉर अ रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, दो चीजें बतानी है, ठीक है। आगे, इवेलुएट वेदर द प्रपोजल ऑफ बोर्ड टू परचेज अ डीजल कार, है ना। कुछ होगा, गाड़ी वाड़ी खरीद रहे, डीजल कार का प्रपोजल मुझे निकालना है। इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करना है, एंड टैक्स इंप्लीकेशन ये सब छोड़ना है। What are the non-financial factors to be considered before taking such investment decisions? आय हाय हाय सर, ये तो कॉस्टिंग का क्वेश्चन लग रहा है, ये क्वेश्चन कॉस्टिंग में भी आ सकता है ना। तो कॉस्टिंग में भी आ सकता है। तो अब केस स्टडीज पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं क्या बोलता है, देखो।
केस स्टडी कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, समझाता हूँ तुम्हें, है ना। गोवेयर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हाईलाइट और अंडरलाइन करते जाने का। क्वेश्चन को जितना गंदा करोगे उतने ज्यादा मार्क मिलते हैं भाई, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू फाइंड द थिंग्स वेयर दे आर, ठीक है। तो गोवेयर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन कलकत्ता में है। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन प्री बुकिंग, है ना, प्री बुकिंग कैब फैसिलिटी। सर कैब का धंधा है इन द सिटीज लाइक कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, है ना, मेजर सिटीज में है। द कस्टमर्स कैन बुक अ कैब एज पर देयर रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम चार्जेबिलिटी ऑफ 5 आवर्स, है ना। इट्स लाइक अ मॉडल ऑफ अ जूम कार का मॉडल दिया गया है, ठीक है। The booking is also accepted on a real-time basis subject to availability of cabs. However, it is suggested to make one day prior booking to ensure this, है ना, ensure its conformity, है ना, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग अ पीक आवर्स, है ना। अब देखो क्या बोलता है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, सिंपल सी चीज़ है। फॉर द कैब्स सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 4 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर इट्स चार्ज, है ना, क्या चार्ज करता है, 10 रुपये सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट ऑफ 1000 फॉर 5 आवर्स। इन स्वीडन और एसयूवी कैब्स, है ना, सिटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 4 इट चार्जेस 13 रुपये चार्ज करता है, जबकि छोटी गाड़ी में 10 रुपया, है ना, 10 रुपये चार्ज करता है सब्जेक्ट टू मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ 15,000, है ना। सो कितना चार्ज कर रहा है, 1500 फॉर 5 आवर्स, ठीक है। अब स्टाफिंग पॉलिसी, स्टाफ को कैसे कैसे क्या पैसा देता है, कितना पैसा देता है, देखो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज द कंपनी एंश्योर दैट ऑल द ड्राइवर्स आर प्रोफेशनली ट्रेन, बढ़िया हो, ट्रेन हो, अच्छे हो। इट पेज देम, टोटल कितने ड्राइवर है, 200 ड्राइवर्स है, अ फिक्स सैलरी ऑफ 25,000 अलॉन्ग विद अ वेरिएबल पे ऑफ 150 पर ट्रिप्स, ठीक है। तो फॉलोइंग, अब उसका एक्सट्रैक्ट दिया गया है कैसे कमाया। जब भी ये कंपैरिजन आता है ना, तो मैं हमेशा क्या करता था पता है, पेपर में मैं ऐसा एरो बना देता था, क्योंकि एक पता पड़ता है कि मूवमेंट कहाँ पे है, लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, विच इज़ वेरी वेरी गुड हैबिट, है ना। तो मेरे को लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल ज़्यादा था, इस बार कम हो चुका है। इनकम मेरी कम हो चुकी है। अदर इनकम क्या हो सकती है इनके लिए, या तो इनकम होगी तुम्हारा शेयर से, डिविडेंड से, म्यूचुअल फंड से, या तो फिर एफडी वगैरह से इनकम होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जब भी पढ़ते हो फाइनेंशियल, ये सब चीज़ें दिमाग में लाना चाहिए, है ना, व्हेन यू आर रीडिंग द फाइनेंशियल, बिकॉज यू आर गोना बिकम अ सीईओ आफ्टर दिस, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे क्या रीड करना है। एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या हो सकता है, ऐसा सोचने का। एम्प्लॉय बेनिफिट इनका कम हुआ है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि ट्रिप्स कम हुए। वेरिएबल कॉस्ट मॉडल होगा, है ना, वेरिएबल कॉस्ट मॉडल है, इधर लिखा था वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए आई थिंक थोड़ा सा कम हुआ है। नंबर ऑफ ट्रिप्स कम हुई है ना, दिख ही रहा है, ऑलमोस्ट आधी से कम हो गई है ना। फाइनेंस कॉस्ट, कुछ लोन वोन लिया होगा। एक्सपेंसेस मेरे बढ़ गए हैं भाई, पता नहीं क्यों बढ़ गए, अंदर एक्सपेंसेस देखेंगे आगे। और मैं नुकसान में आ चुका हूँ, देखो क्या बोलता है। देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन द रेवेन्यू, बोल रहा है ना, फॉर द ईयर एंडेड 2020 with increasing in a competition there is a significant loss of a market share. A new competitor has entered into the market with the concept of selfless driving and provides a customer with a cab without drivers, है ना। For existing major market like Ola को कुछ और ही लिख दिया है ना, Uber को कुछ और ही लिख दिया है ना, बट आगे क्या बोलता है ना। Able to erode the customer base of GoWare with the introduction of a new schemes of providing a instant cab for a whole day at a much competitive prices compared to the company concern, ठीक है। अब देखो जैसे अदर इनकम के बारे में दिया है। द अदर इनकम ऑफ द कंपनी अराइजेज फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स, है ना। यहाँ से कमाता है, मैंने बोला तुमको सोचने का, है ना, तो ईजी होता है, तुमको रिलेट होती है चीज़ें। इस प्रकार से रैंकर सोचते हैं, इसलिए उनका रैंक आता है, ठीक है। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इनटू मेजरली इनटू 2 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। वन ऑफ देम इज IDB, है ना, IDID, है ना, IDID, अरे भाई क्या IDB है कुछ, ठीक है, चलो जान दो। म्यूचुअल फंड विच इज एन एवरेज रिटर्न ऑफ 9% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 7% का। फिर HDBC, है ना, HSBC होना चाहिए, HDBC म्यूचुअल फंड विद एवरेज रिटर्न ऑफ 7% विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4% एंड रिस्क फ्री रेट दिया गया मेरा 3%, ठीक है। मतलब ये डेटा मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दिया है और RF दिया है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है ना। और मुझे यहाँ पे कहीं तो भी देखो, एक जगह बोला था, कहीं तो भी बोला था, आउट ऑफ द 2 म्यूचुअल फंड्स द कंपनी हैज इन्वेस्टेड, है ना, इन विच ऑफ द 2 गिव अ बेटर रिटर्न रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स एंड रिस्क। सर मतलब ही इसका मतलब हो रहा है कि क्या मुझे यहाँ पे शार्प रेशियो निकालना है क्या? हाँ, मुझे यहाँ पे शार्प रेशियो निकालना है। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस जो मेरा रिस्क फ्री रेट है डिवाइडेड बाय एवरेज, है ना। तो मुझे क्या यहाँ पे शार्प रेशियो निकालना है क्या? हाँ, यहाँ पे शार्प रेशियो निकालने का बात किया जा रहा है ना। यहाँ पे किस चीज़ का बात कर रहा है? यहाँ पे शार्प रेशियो निकालने का बात किया जा रहा है ना। अब शार्प रेशियो मैंने जब तुमको पढ़ाया था, लेक्चर में भी बताया था, मैंने बोला था शार्प रेशियो इज ऑलवेज हायर द बेटर, है ना, ऑलवेज व्हाट, हायर द बेटर, है ना। तो वहाँ पे सॉरी एवरेज नहीं दिया था, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया था, माय बैड, है ना। शार्प रेशियो इज ऑलवेज हायर द बेटर, है ना। तो यहाँ पे मैं RP माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन जब करूँगा, है ना, IDID म्यूचुअल फंड का और HDFC, है ना, HDFC का करूँगा,
है ना। तो HDFC और IDID का करूंगा तो इसमें मेरा हायर जो आएगा इज नथिंग बट HDFC का 1 आ रहा है और इसका आ रहा है मेरा 0.85, है ना। तो इसमें हायर द बेटर, ऑलवेज हायर द बेटर, है ना। विच मीन्स कि मेरा, है ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, है ना, HDBC, है ना। HDBC मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मैंने इधर क्या लिख दिया है भाई, मैंने लिख दिया HDFC, सॉरी, है ना, ये HDBC है, HDBC, है ना। छोटा सा माफ़ कर दिया करो यार, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है मेरे से, है ना। आगे बीटा वाला भी बता दिया तुमको, ये भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। द कंपनी प्रपोजेस टू परचेज अ न्यू मॉडल कार, नई गाड़ियाँ लेगी, है ना, दैट हैड केम इनटू द मार्केट फॉर इंक्रीजिंग द माइलेज एफिशिएंसी, ठीक है। The board has decided to take a few decisions in order to make a current business model more viable in a competitive circumstances. अच्छा, धंधा बढ़ाना है साहब, देखो क्या बोलता है। In order to reduce a fixed payments to a driver, है ना, अब उसको फिक्स पेमेंट कम करना है। ऊपर कितना था फिक्स पेमेंट, याद है कुछ? आई थिंक 200 था क्या, नहीं 25 लाख, सॉरी, इधर है 150 पर ट्रिप और 25,000 उसका फिक्स सैलरी था, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, फ्रॉम अ करेंट पॉलिसी ऑफ 25,000 टू 15,000 कम कर रहा है ना, विथ एन एस्केलेशन, है ना। अब उसका वेरिएबल पे बढ़ा दिया, वेरिएबल पे पहले कितना था 150, अभी 200 रुपये कर दिया, है ना। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू दिस चेंज अराउंड 60 एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे। इन ऑर्डर टू रिप्लेस दैम द कंपनी विल हायर अ न्यू ड्राइवर्स, है ना, नए ड्राइवर्स आएंगे विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उसका कॉस्ट कितना आएगा, 1,75,000 एंड ऑन बोर्डिंग द बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग अ टोटल नंबर्स ऑफ ट्रिप इज 35,000 ट्रिप्स नेक्स्ट ईयर। इतने ट्रिप्स आएंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। द न्यू मॉडल कार विल बी परचेस्ड, है ना, न्यू मॉडल कार परचेस की जाएगी। कितने में परचेस की जाएगी, 2,75 लाख में, विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। डीजल कार लेंगे। द पेट्रोल कार, है ना, द पेट्रोल कॉस्ट एक्सीड्स द डीजल कॉस्ट, मतलब अगर डीजल कॉस्ट x है तो पेट्रोल कॉस्ट इज x प्लस 3.5, ठीक है। देर विल बी a total 25 न्यू डीजल कार दैट इज बीइंग प्रपोज फॉर द नेक्स्ट ईयर। 25 नई कार लेंगे तो इतना होगा। ईच कार विल गिव अ माइलेज ऑफ 15, है ना, डीजल कार का माइलेज है इतना। हमको बोला था एक प्रपोजल निकालो कि डीजल कार अच्छी है पेट्रोल कार अच्छी है ना, तो एक क्वेश्चन में था, उसके लिए डेटा काम आ जाएगा ना। और जब ये सब डेटा आता है ना, ऑलवेज मेक अ टेबल एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, है ना। मतलब डेटा, जब ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेबल बनाओ, डेटा कोलेक्ट करो एंड देन सॉल्व इट, है ना, बिकॉज दैट विल गिव यू कंफर्ट, बिकॉज तुमको एक जगह सबसे पहले डेटा कोलेक्ट करने का फिर सॉल्व करने का इजी होता है, स्कोर अच्छा होता है उसमें, क्योंकि यू डोंट स्कीप एनी ऑफ द थिंग्स, है ना। आगे क्या बोलता है, माइलेज कितना देगा ये बोल दिया है, फिर कितना इतना किलोमीटर चलेगा। द कंपनी परचेजेस अ डीजल कार, सॉरी पेट्रोल कार इंजन, टोटल 30 गाड़ियाँ आ जाएगी वही रेट में, द सेम अमाउंट एंड एवरेज माइलेज ऑफ 12, है ना, एंड यूजफुल लाइफ एंड एवरेज ऑफ, और इतना इसका किलोमीटर पर ईयर चलेगी। द कॉस्ट ऑफ डीजल नेक्स्ट ईयर मतलब 70 है, मतलब ही मेरे को पेट्रोल का कॉस्ट कितना हो गया 73.5, यहाँ पे लिखा हुआ था। ऑल द कैब्स हैव अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 4 ईयर्स, सॉरी 4%, 4 ईयर्स कैसे होगा, एंड विल बी, है ना, एंड विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ इतना, है ना, मतलब हम 10 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज करेंगे, है ना। ऊपर भी वही था, आगे क्या बोलता है। द बोर्ड इज प्लानिंग टू इनकर एन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख इन द करेंट ईयर, विच इन टर्न्स आउट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, है ना। सर ये इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू बढ़ेगा 3 लाख रुपए प्रति साल, है ना। कब तक के, 5 साल तक है। आगे क्या बोलता है। ऑल्सो द बोर्ड इज इन अ फेवर ऑफ डेवलपिंग अ न्यू एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड फोन्स, है ना। इसका बजट दिया गया है 15 लाख रुपए। सबसे पहला आपको देखो क्या बोलता है। द एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी फॉर 2023 इस कितना है भाई, सिंपल सा डेटा दिया गया है। देखो सर मेरा 2020 में कितना है, इतना, है ना। और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि मेरा हर साल कितने से सेल्स ग्रोथ होगा, मेरा हर साल सेल्स ग्रोथ होगा 3 लाख रुपए से, 3 लाख रुपए से मेरा सेल्स ग्रोथ होगा। तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, ये जो साल का ग्रोथ है इसमें प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख, है ना, तो इतना मेरा आ गया, है ना। तो मैं टोटल कैसे निकाला, देखो मैंने इधर निकाल के रखा है ना, सिंपल सा है। आ गया भाई, इधर है, हाँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा दिया गया है इतना, है ना, प्लस 3 लाख 21 22 का मैंने निकाल लिया है, 23 का मैंने डेल्टा निकाल लिया, इज नथिंग बट और 2.52%, 2.52%। कहाँ से निकालना है, सिंपल सा डेटा। अगर डेटा नहीं समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ डेटा को समझो, क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है। यूजिंग अ डिस्काउंट फैक्टर अप टू 2 डेसिमल्स, है ना। ये IPCC का एनपीवी निकालना है। एनपीवी निकालना है किसका, एडवर्टीजमेंट का। क्या मेरे को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है सर, मतलब ही मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने आज यहाँ पे कितना रुपए खर्च किया है, मैंने यहाँ पे आज कितना रुपए खर्च किया है, मैंने आज यहाँ पे 10 लाख रुपए खर्च किया है, मैंने कितना रुपए खर्च किया है, 10 लाख रुपए खर्च किया है, और मुझे 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है 5 साल तक के। और मुझे क्या करना है इसको, सॉरी मैंने कितने ज़्यादा बना दिया है शायद, है ना, सॉरी, है ना, मैंने उसको थोड़े से ज़्यादा बना दिया, 5 हो गए, हाँ। समझो यार, भावना समझो अभी।
है ना। तो तुमको क्या करना है, 5 साल तक के रिटर्न मिलेगा, 1 2 3 4 और 5, सही तो बनाया था हाँ। तो है ना 5 साल तक के मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है ना, मुझे सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है इसका 5 साल का, है ना, कि भाई कितना होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.08, है ना। मतलब तुमको इसको 3 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है ना। मुझे कितना बेनिफिट आता है उसका मेरे को एनपीवी निकालना है, एनपीवी निकालना है, उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहा हूँ। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.08 इधर करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.08 1.08, है ना। कैलसी में तुमको फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला भी पता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो तुम्हारा राउंडिंग ऑफ एनपीवी आ जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,97,813 विच इज अप्रोक्सीमेटली कम्स टू व्हाट 2 लाख। 2 लाख क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना। मुझे फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है मतलब कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, है ना। और ये जो रहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट व्हाट, कि मेरे को कितना रिटर्न लग चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट पे, मेरे को कितना रिटर्न चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, देखो क्या बोलता है उसके बाद बोलता है आईडीबीआई वाला बता दिया, ये भी बता दिया, आगे क्या बोलता है। द नेट बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी ड्यू टू चेंज इन अ पेमेंट पॉलिसी टू इट्स ड्राइवर। मुझे क्या बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, सिंपल सा चीज़ है। मैंने क्या किया था, मेरे ड्राइवर्स को, है ना, मेरे ड्राइवर्स के यहाँ पे देखो पॉलिसी चेंज किया था, है ना। मैंने उसको कम किया था 25,000 से और इतना, है ना। तो सिंपल सा है, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा फिक्स सैलरी ओल्ड मॉडल में था 200 दूंगा, है ना, सॉरी 25,000 दूंगा, अभी मैं दूंगा 15,000, है ना। तो मेरा इतना कॉस्ट हो गया, प्लस वेरिएबल कॉस्ट था मेरा कितना, पहले 150 था, अभी मेरा है 200, है ना। मैंने बढ़ा दिया है। नंबर ऑफ ट्रिप्स मेरे को क्वेश्चन में दिया गया था, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने दिया था, देखो क्वेश्चन में दिख रहा है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स, है ना। नंबर ऑफ ट्रिप्स मुझे दिया गया था, वहाँ से मैंने नंबर ऑफ ट्रिप्स उठा लिया। और ट्रेनिंग कॉस्ट ओल्ड मॉडल में तो नहीं लगेगा, न्यू मॉडल में लगेगा। और यहाँ पे मेरा नेट बेनिफिट आ गया 75,000 का, मतलब ही आई शुड मूव टू व्हाट, आई शुड मूव टू व्हाट, आई शुड मूव टू न्यू मॉडल, है ना। मुझे 75,000 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब ही मुझे न्यू मॉडल में मूव होना चाहिए। आगे पहले 4.7 देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल है, कैलकुलेशन है, अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो साथ साथ में निपट जाएगा। यहाँ पे तुमको प्रपोजल देखना है कि मुझे डीजल कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत बढ़िया सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखना है, और तुम्हें टैक्स इंप्लीकेशन नहीं देखना है, और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बताना है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से ही तुम्हें समझाऊंगा, है ना, कैसे किया है इन्होंने। थोड़ा ईजी है, समझते हैं ध्यान से। देखो सर कॉस्ट ऑफ परचेज दोनों का सेम ही था, है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज दोनों का सेम ही था, है ना। अब देखो सर, मेरे को बोला था कि डीजल कार 25 आएगी और पेट्रोल कार 30 आएगी, है ना। यहाँ पे बोला था, देखो क्या बोलता है, कहाँ पे बोला था भाई, देखो 30 कार्स इन टोटल टू बी परचेज इन केस ऑफ पेट्रोल और 25 न्यू कार्स इन केस ऑफ डीजल, है ना। कितनी कार्स मेरी परचेज हो गई, पहले डेटा कोलेक्ट करने का फिर सॉल्व करने का। यूजफुल लाइफ 12 ईयर्स है, किलोमीटर पर ईयर कितना चलेगा वो भी लिखा हुआ था क्वेश्चन में। देखो 5 लाख किलोमीटर फॉर तुम्हारी डीजल कार और 6 लाख किलोमीटर तुम्हारी पेट्रोल कार के लिए, ये मैंने डेटा निकाल लिया। अब मेरे को निकालना है टोटल किलोमीटर्स। टोटल किलोमीटर कैसे आएगा, है ना, 5 लाख इंटू 12 इंटू नंबर ऑफ कार परचेस विच कम्स टू 15 करोड़ और विच कम्स टू पेट्रोल के लिए 21 करोड़ 60 लाख, वो आ गया। फिर मैंने निकाला कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा। मेरा टोटल रेवेन्यू मैंने बोला था पर इसका मैं 10 रुपीज़ चार्ज करूंगा, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था, है ना, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था। देखो चार्ज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, है ना, 10 रुपीज़ मैंने चार्ज कर दिया पेट्रोल और डीजल को। अब मेरे को माइलेज कितना आएगा, मतलब ही मेरा कितना किलोमीटर चलेगा, और उतना किलोमीटर को मैं निकालूंगा कितना मेरा कॉस्ट पड़ेगा, पेट्रोल का, तेल का कितना पैसा लगेगा, इतना किलोमीटर चलेगा और इतना मेरा रेट है, इतना मेरा कॉस्ट आएगा, इतना इधर कॉस्ट आएगा पेट्रोल में। और मैं देख रहा हूँ नेट रेवेन्यू मेरा डीजल कार में 77 लाख, सॉरी 77 करोड़, है ना। और ये कितना, मैंने इसको कितना, हाँ 77 करोड़, और इधर है कि तुम्हारा 80 करोड़, है ना। तो मेरा रेवेन्यू किस में ज़्यादा है, मेरा पेट्रोल कार में रेवेन्यू ज़्यादा है। तो देखो कंक्लूजन पे 1 मार्क और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे 2 मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली अलोकेटेड रहता है एग्जाम में भी। अगर तुम ऐसे एक एक स्टेप स्किप करोगे, मार्क्स भी एग्जामिनर स्किप करते जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है जब तुम पेपर सॉल्व करते हो। फॉर्मेट देखो चकाचक, टेबल बनाया अच्छा बनाया, कंपेरिजन को ईजी होता है। साइड बाय साइड बनाया तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है, एक ही टेबल में निपट जाता है। तुम लोग क्या करते हो भाई, डीजल का अलग बनाओगे, पेट्रोल का अलग बनाओगे, डबल टाइम वेस्ट होगा, एग्जामिनर को कंपेरिजन में दिक्कत, उसको समझ में नहीं आता है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो अब तुमको कौन सा देखना है, इसने क्या बोला है ना, कि इट इज़ एडवाइजेबल टू परचेज अ पेट्रोल कार, है ना। अब देखो सर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में तुम्हें देखना पड़ेगा, वातावरण को धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ज़्यादा किलोमीटर चलेगी तो ज़्यादा दिक्कत होगा, इतना कम डेल्टा है रेवेन्यू में, है ना। तो ये सब चीज़ें तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब देखो स्टूडेंट में नोट के बाकी चीज़ें भी डाल सकता है, वो सब बोला गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है तुम्हारा किसके, जब हम कार वार परचेस कर रहे हैं तो, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने स्किप किया है 4.1 में, 4.6 पे, है ना। 4.6 पे क्या बोलता है, ये थोड़ा सा दो चीज़ अब मेरे को तो सर ये क्वेश्चन में मिली ही नहीं, डिस्क्लोजर वाली, हाँ तो ये बुक में है ना,
अब डिस्क्लोजर की तुम्हें बुक में दी गई है, और दूसरा क्या बोलता है, रिस्क फॉर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ अ कंपनी, है ना, ये भी तुम्हारा बुक में दिया गया है। बट इसमें क्या किया गया पता है, एज अ डायरेक्टली अगर एज अ स्टूडेंट ढूंढता है ना तो उसको समझ में नहीं आएगा साहब, है ना। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर ढूंढता हूँ ना मुझे कुछ और ही मिलेगा, मतलब मैं ये सब चीज़ें नहीं ढूंढ पाऊंगा एज अ स्टूडेंट, नहीं ढूंढ पाऊंगा, मतलब मैं ढूंढ तो लूंगा बट आई विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर्स विच इंस्टीट्यूट हैज गिवन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। आइडियली इसका आंसर क्या होना चाहिए पता है, जो हमने जसडाइल का केस स्टडी बताया था ना क्लास में, जसडाइल का एक केस स्टडी रिपोर्ट मैंने समझाया था, वो वहाँ से थोड़ा बहुत उठाना चाहिए था और वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत रिलेट करनी चाहिए थी। बट ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, एक चीज़ तो क्लियर है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, है ना, तो ये एवरी एवरी स्टूडेंट विल एबल टू फाइंड दिस, है ना, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ये तो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि देखो, है ना, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है विच इज गिवन इन 9.2, है ना, ये तो मिल जाएगा इजीली, बट इसमें से भी इन्होंने कुछ कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी है। जैसे अब इधर लिखा है कि, है ना, सेबी एलओडीआर, हमारी बुक में कितना लिखा हुआ है 100, है ना, 100 लिस्टेड एंटिटी, अब इन्होंने कहीं से उठाया 500 मिल गया इनको, है ना। तो ये यू कैन इजीली फाइंड दस इन 9 पॉइंट, है ना, जो हमारा पेज नंबर था कौन सा था 9.2 पे, है ना, तो वहाँ से ये यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्टेट, है ना, ये तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रिस्क और अराइजेस ड्यू टू चेंज इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, दिस इज नॉट डाइजेस्टेबल फॉर मी, है ना, आई एम अनेबल टू डाइजेस्ट दिस आंसर इवन दो दिस इज गिवन फ्रॉम द बुक, है ना, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, है ना। अब देखते क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस दैट मे कॉज अ रिस्क फॉर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी, है ना, कौन से फैक्टर्स आने चाहिए, है ना। तो आइडियली ये बोल रहा है कि इन इन वजहों से, है ना, इन इन कारणों के वजह से जो रिस्क चेंज होता है वो तुम्हारे को लिखना है ना, आइडियली ये बोल रहा है, बट इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा लग जाता है, पता नहीं, है ना। तो इट्स गिवन इन 7.6 और 7.6 से उनने उठा के लिख दिया है ना, उठा के इन्होंने लिख दिया है ना। तो यू नीड टू रिलेट दिस विद अ केस स्टडी, यू नीड टू रिलेट दिस विद अ केस स्टडी, है ना। तो ये 7.6 में कहाँ पे दिया गया है वो भी दिखा देता हूँ यार, फिर बोलोगे सर आपने बताया नहीं। बट आइडियली आई फील लाइक कि केस स्टडीज यू शुड सॉल्व ऑन योर ओन, है ना, जहाँ जहाँ डाउट होते हैं ना वो पूछ लेना चाहिए। बट ठीक है यार, थोड़ा सा भी स्पून फीडिंग लगता है कुछ कुछ लोगों को, नहीं यार मुझे तो सही में ऐसा लगता है स्पून फीडिंग है, बिकॉज कि अगर खुद से करो ना तो माइंड बहुत ज़्यादा खुल जाता है, और जहाँ डाउट्स रहे इवन पूछ सकते हो, है ना। मैंने क्या पेज नंबर बोला था यार, 7.6 बोला था ना, ठीक है, वो 7.6 ठीक है। बट एक गाइडेंस ज़रूरी होता है कभी कभी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए, है ना, इट्स नॉट दैट इजी, मुझे भी लगता है यार गाइडेंस ज़रूरी होता है, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि तुमको भी इजी हो जाए, है ना। इसलिए मैं पूरी केस स्टडी का नहीं बना रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है, एंड दिस टाइम मॉक टेस्ट पेपर था थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसका मैं केस स्टडी बनाया हूँ, बट बाकी इसका तो मैंने गाइडेंस ही दिया हूँ। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालूंगा अभी कंटेंट, बिकॉज आई नो कि इट्स डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इट, है ना, और बाकी कंटेंट कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी है यार, कहीं कहीं कभी कभी ज़रूरी होता है यार, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब यहाँ से दिया गया है ना, न्यू पर्सनल चेंज इन दिस, और यहाँ से इन्होंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो केस स्टडी 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। केस स्टडी 4 ज़्यादा टफ नहीं था, बट ये क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करते, है ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इजी थे बहुत ज़्यादा, बट ये वाला जो फर्स्ट है ना, कौन सा, आई थिंक आई टेल द क्वेश्चन नंबर 4.6 में तुम्हारा आधा सही होता, आधा गलत हो सकता था, है ना, बट ठीक है यार, क्वेश्चन इजी था, यू कैन इजीली स्कोर 10 to 12 मार्क्स इन दिस केस स्टडी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू लास्ट केस स्टडी, अच्छी केस स्टडी है, मज़ेदार केस स्टडी है, मज़ा आएगा, है ना। और चलो देखते हैं, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है MCQs और क्वेश्चन से। सबसे पहला देखो क्या बोलता है ना, क्या बोलता है, देखो शुरू करें दोस्तों, ठीक है भाई, चलो देखो क्या बोलता है। 5.1 क्या बोलता है, ऑन अपॉइंटमेंट ऑन हिज अपॉइंटमेंट, किसके अपॉइंटमेंट, कोई तो भी अपॉइंट हुआ होगा उसके अपॉइंटमेंट में, ठीक है। व्हाट रिस्क AG विल आइडेंटिफाई रिलेटेड टू द कंपनी एक्टिविटी, कौन कौन सा रिस्क है, आय हाय हाय सर, रिस्क का बोलता है ना, मजा क्योंकि आता है हमें, मजा क्यों आता है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सर रिस्क के, एक तो टेलीग्राम में आपने इतना प्रैक्टिस करवाया, प्लस आपकी बुक में इतना प्रैक्टिस किया है सर, सब जगह जहां जहां देखो वहां रिस्क देख कर प्रैक्टिस किया है हमने, इसलिए हमें मजा आ जाता है। ड्रॉ आउट अ फ्रेमवर्क टू मैनेज दिस रिस्क, आय हाय हाय, ड्रॉ आउट अ फ्रेमवर्क टू मैनेज दिस रिस्क, सर मतलब कि मुझे बताना है कि इस रिस्क को मैं कैसे मिटिगेट करूंगा, जिसका मैं इतना भंडारा फीटता था, इतना मैं चिल्लाता था, इस पे क्वेश्चन आ गया, मैं बोलता ही था इस पे क्वेश्चन आएगा और आ गया, इसलिए मैंने मेरी बुक में 282 पेज नंबर पे यही चीज़ बनाई थी, तो मेरा पेज नंबर 282 की इतनी तारीफ की थी ना, वो यही था यहाँ पे,
मैंने बोला भी था इस पे क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, देख लो मॉक टेस्ट पेपर आने से पहले मैंने बोला था कि मैं इस पे क्वेश्चन टपकेगा, और इसीलिए मैंने एक समरी टेबल बना के रखा था मेरी बुक में। आई नो दिस, ठीक है, मुझे पता ही है भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ना? तो क्या बोलता है, अदर देन रिस्क कवर्ड अबव, आइडेंटिफाई द अदर टू मेजर रिस्क ऑफ एबीसी लिमिटेड इज फेसिंग। ठीक है, अब वो जो ऊपर रिस्क है उसके अलावा जो दो रिस्क बताने, कितने बताने, दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ा करो, 1 मार्क का 1 रिस्क मिलेगा, है ना? तो टू मेजर रिस्क आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई व्हाट डू द स्टेटमेंट इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में कुछ स्टेटमेंट होगा, है ना, कोटेड बाय सीईओ। अब देख लेते कहीं इटैलिक्स में है क्या, अच्छा ये रहा, आए हाय हाय, है ना, ये सीईओ ने कुछ बोला है, इसका मुझे तात्पर्य बताने है, रिस्क बताने, कुछ तो भी बताने, क्या बताने इसके बारे में, व्हाट डू द स्टेटमेंट इन इटैलिक्स, क्या है ये स्टेटमेंट, देखते हैं आगे, मतलब वो स्टेटमेंट में मेरे को ध्यान रखना है, जब पढ़ूंगा तब ध्यान रखना है आगे। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क, है ना, व्हाट टाइप ऑफ मेजर रिस्क इज फेस बाय, है ना, टीटीसीपीएल, है ना, टीटीसीपीएल फॉर इन्वेस्टमेंट इन एबीसी लिमिटेड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग सच रिस्क, उसको प्रोसेस बताना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोली गई है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ गवर्नेंस रिस्क, गवर्नेंस रिस्क इसको कहते हैं रिस्क ऑफ अ कंट्रोल फेलियर, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग और डिलिबरेट एक्शन और ओमिशन, नहीं, इसे नहीं कहा जाता है। इनइफेक्टिव अनएथिकल मैनेजमेंट, ये तो ऊपर भी देखा था, यही था, है ना, बाय द एग्जीक्यूटिव्स, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब ये सब चीज़ें ना पता है, या तो तुम दो तरीके से ढूंढ सकते हो, एक तो सबसे पहला इंडेक्स के थ्रू ढूंढो, 3 तरीके से ढूंढ सकते हो, एक इंडेक्स, है ना, जो विच इज़ वेरी वेरी इजी टू फाइंड। सेकेंड इज कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो खुद से टिक लगा सकते हो, बट आइडियली आई रिकमेंड ओपन द बुक एंड देन टिक द करेक्ट आंसर, ओपन द बुक एंड देन टिक द करेक्ट आंसर। और तीसरा तरीका जो मैंने तुमको बताया था ना, वन ऑफ माई फ्रेंड मेड दिस, है ना, जो बताया गया अल्फा शीट, बहुत बढ़िया शीट है भाई, यहाँ पे जाने का, वर्ड पे ढूंढने का, फटाफट फटाफट मिलता, फटाफट फटाफट मिलता, कौन सा वर्ड ढूंढना है, ढूंढो फटाफट, यस, है ना। इसमें 2-3 थोड़े बहुत वर्ड्स ऐड भी हुए हैं, वो भी मैं डाल दूंगा, है ना, तो ये एकदम फटाफट मिलता है यार इससे, है ना, जैसे कोलेटरल है, कुछ भी है, कोई भी वर्ड ढूंढना है, फटाफट मिल जाता है, टाइम बचता है ना भाई, टाइम बचाओ, समझो, टाइम बचाओ, है ना। जैसे मुझे कंट्री रिस्क एनालिसिस, है ना, कंट्री रिस्क एनालिसिस जाके देख लो कहाँ पे, सी पे, है ना, तो ये सब चीज़ें ईजी हो जाती है। अब मुझे तो पता है, मैं इतनी बार पढ़ लिया बुक का, तो मुझे पता है कौन से चैप्टर में, चैप्टर 5 में इधर है, ये एंड में, स्टार्टिंग में, है ना, तो पता पड़ जाता है ना। तो ये जितने भी एमसीक्यूज दिए गए, ये तो पूरे डायरेक्ट एमसीक्यूज है ना, पूरे डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, इसको यार डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यूज है, तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। और तुमको अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने उसके लिए भी काम करके रखा है, उधर क्या किया है, उसके लिए भी पेज नंबर लिख के रखे हैं, हाँ, पेज नंबर लिख के रखे हैं, कहाँ पे लिख के रखे सर, दिखा दो, है ना, ये ड्राइव में देखो, यहाँ पे पेज नंबर लिखे हुए, यहाँ पे पेज नंबर लिखे हुए, है ना, तो पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो एमसीक्यूज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके, क्योंकि पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग रिलेटेड टू केस स्टडीज, और यहाँ पे मेरे आंसर्स लिखे हुए हैं, पेज नंबर है कि यहाँ पे आया है, और उसको तुमको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। अभी आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, आगे भाई टाइम बचाना ज़रूरी है भाई, एग्ज़ाम टाइम है बच्चों का, चल भाई आ जाओ ऊपर, है ना। तो ये वाला हो गया, वो एसीडी हो गया, ये हो गया, ओके, ठीक है। सबसे पहले आप केस स्टडीज पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, लेट्स रीड द केस स्टडी। केस स्टडी नंबर 5, XYZ लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, इज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड अ मेन इनपुट, है ना, कंस्टिट्यूएंट इज हाई क्वालिटी स्टील। यस, ऑटोमोबाइल में अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा क्या लगता है, सब स्टील लगेगा ना, है ना, तो स्टील लगता है। आगे क्या बोलता है, इन एडिशन टू, है ना, केटरिंग का डोमेस्टिक मार्केट, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स करता है। अब कलर चेंज करते हैं यार, बहुत ज़्यादा देर ब्लू हो गया है ना, ग्रीन ले लेते हैं, चलो, है ना, हाई क्वालिटी स्टील। इन एडिशन टू केटरिंग टू डोमेस्टिक मार्केट, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट टू वेस्टर्न कंट्रीज, बाहर भी बेचता है। ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, automotive components of a neighboring country, China, it has started the following liberalized क्रेडिट पॉलिसीज टू इट्स बायर्स, है ना, लिबरलाइजेशन चालू कर दिया है सर, मतलब ही, है ना, उसने पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज लिबरलाइज कर दिया है, मतलब एक तो उसको क्रेडिट रिस्क बढ़ जाएगा, दूसरा उसका कलेक्शन अटकना चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क का बात पड़ जाएगा, मतलब 2 रिस्क की बात होगी, एक क्रेडिट रिस्क और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, है ना। मुझे क्या करना था, मैंने तो ब्रीफ बता देता हूँ, मुझे क्वेश्चन में सबसे पहले ये इटैलिक वाला ढूंढना था, है ना, मुझे ये देखना था कि कौन से मेजर रिस्क है, और रिस्क के बारे में देखना है, और इसको, है ना, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क फेस बाय द टीटीसी, है ना, टीटीसी को कौन कौन सा रिस्क फेस हो रहा है, मुझे वो भी देखना है। आगे क्या होता है, रिसेंटली द बोर्ड हैज अनाउंस एन अपॉइंटमेंट ऑफ एजी करके आ रहा होगा, एज अ कंपनी फर्स्ट लीड, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाय कोई आ रहा है, देखो क्या बोलता है, despite opposition by the few shareholders, है ना, the management offered justifications for new, है ना, new structures
justification for the new structures to be more independent, justification for the new investors for more independent and investor friendly, है ना। अब आगे क्या बोलता है, अब उन्होंने थोड़ा सा लिबरल कर दिया है, इन्वेस्टर्स को ओपन ग्राउंड दे दिया है ना, तो काफ़ी लोग मना कर रहे थे पर फिर भी दिया है। देखो क्या बोलता है, द इन्वेस्टर्स लाइक द आइडिया एंड अनाउंसमेंट ब्रॉट अ पॉजिटिव, है ना, सेंटिमेंट्स ऑफ अ फॉलिंग स्टॉक प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम 75.1, है ना, मतलब ये पहले स्टॉक प्राइस कम होगा अभी बढ़ गया है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ऑफ द 1 month it proved that the investors were optimistic about the future of the company and expected a better financial results, है ना, अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे थे। The company has been actually witnessing and struggling in a month to address a certain corporate governance challenges, है ना, corporate governance के challenges हैं सर, ये भी रिस्क है क्या? हाँ, गवर्नेंस और उसको लग रहा है मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, गवर्नेंस चैलेंजेस है। देखो क्या बोलता है, प्रॉक्सी एडवाइजरी फॉर्म XYZ raised an alarm and question executive, है ना, executive compensation package and ईयर्स ऑफ फॉलिंग परफॉर्मेंस, है ना, इस पे क्वेश्चन किया है एक फॉर्म ने, है ना, एडवाइजरी फॉर्म ने क्वेश्चन किया। अ स्मॉल शेयर होल्डर्स फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट फंड्स। आय हाय हाय सर, लीगल रिस्क केस फाइल हो गया, लीगल रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अभी तक मैंने कौन कौन सा रिस्क देखा, एक मैंने देखा लीगल रिस्क, एक है गवर्नेंस रिस्क, एक है क्रेडिट रिस्क, एक है लिक्विडिटी रिस्क, है ना, ये 4 रिस्क मैंने देख लिया। प्लस इन्होंने 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 यहाँ पे बोला गया है कि विच हैज़ मेजरली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में है, तो सर ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की भी बात हो रही है क्या? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की भी बात हो रही है। आगे क्या बोलता है, आरजी द प्रेजेंट चेयरमैन एंड सीईओ वाज वर्किंग विद द कंपनी सिंस लास्ट 16, है ना, लास्ट 16 ईयर्स एंड was a close family friend, है ना, was a close family friend to the promoters। अब देखो क्या बोलता है, his leadership style is, है ना, his leadership style being a democratic and was liked and praised by the everyone। he was often found meeting people, है ना, उसको सबसे मिलना जुलना अच्छा लगता था, at all levels, है ना, within the organization and called for trying new things, है ना, नई नई चीज़ें ट्राई करता था। his philosophy, अब उसके ज्ञानबाजी दिया है कि उसको ये सब अच्छा लगता था, फलाना ढिकाना, है ना। देखो क्या बोलता है ना, his philosophy diminished conflicts and tensions in pursuit of goal settings and achieving। He believes that as a long-term dividend is to be paid to the shareholders and earning per, है ना, and EPS earning per share increases the market value of the stock, है ना, as long as the dividend is paid to the shareholders। के दो सिद्धांत है, डिविडेंड पे करते जाओ, पे करते जाओ, पे करते जाओ, शेयर होल्डर चुप रहेंगे, और EPS बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, शेयर होल्डर चुप रहेंगे, है ना, वही बोलता था। In the last AGM, he said that the recent decline in the financial position has taken, है ना, is taken as publicity, है ना, हैज़ टेकन अ पब्लिसिटी स्लट बाय फ्यू, है ना। अब देखो क्या बोलता है, पब्लिकली स्लट, है ना, अब ये कुछ कुछ लोगों ने के वजह से हमारा शेयर प्राइस कम हुआ है क्योंकि ये लोग ने बदनामी किया है, वही बोल रहा है। द कंपनी इज ऑन इट्स वे टू ब्रिंग फ्यूचर अहेड, है ना, ब्राइट फ्यूचर अहेड, है ना, हम अच्छा फ्यूचर लाएंगे आगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो फर्दर दैट द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द सीईओ कोटेड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। दो चीजें उन्होंने बोल दी। सबसे पहला बोल रहा है, द रिस्क वी आर रेडी टू अज्यूम, है ना, द रिस्क वी आर ready to assume is keeping in view our corporate governance policies and essential strategies। आगे क्या बोलता है, फर्दर द बाउंड्री ऑफ रिस्क that ABC Limited considers acceptable shall be based on its capacity to manage, है ना, मैनेज द रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, है ना। अब देखो क्या बोलता है, मतलब ही ये रिस्क कैपेसिटी की बात कर रहा है क्या? हाँ, रिस्क कैपेसिटी की बात कर रहा है कि कंपनी ने उसकी रिस्क कैपेसिटी कैसे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, उसके बारे में बोल रहा है। पहला बोल रहा है, द रिस्क दैट वी आर रेडी टू अज्यूम। सर मतलब ही मैं अपने रिस्क एपेटाइट की बात कर रहा हूँ साहब, मैं अपने रिस्क एपेटाइट की बात कर रहा हूँ, और दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि मेरा रिस्क कैपेसिटी इतना होना चाहिए। क्लियरली बोला गया कि बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी टू मैनेज एंड वी आर रेडी टू अज्यूम, हम इतने के लिए तैयार है ना, कीपिंग इन व्यू आवर कॉर्पोरेट गोल्स एंड स्ट्रेटेजी, है ना, हमारे गोल्स और स्ट्रेटेजीज, मतलब ये रिस्क एपेटाइट की बात कर रहा है वो पहले वाले स्टेटमेंट में, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में रिस्क कैपेसिटी की बात कर रहा है। आगे क्या बोलता है, द इनकम फॉर द फॉलोइंग, है ना, तो क्या बोलता है, द इनकम स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहला स्टॉक प्राइस दिया गया है 16, 17, 17, 18, 18, 19 का, और ये हायर कब हुआ था? देखो इधर बोला गया था स्टॉक प्राइस बढ़ गया था, मतलब ये सर स्टॉक प्राइस गिरा हुआ होना चाहिए था, मतलब ये बढ़ गया है, करेक्ट। इस तरीके से रिलेट करना चाहिए चीज़ों को, जितना ज़्यादा रिलेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। अब शेयर होल्डर्स पैटर्न, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया गया है मेरा। सबसे पहला प्रमोटर्स के पास इतना स्टेक है, म्यूचुअल फंड हाउस के पास इतना है, इसके पास इतना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आईटी, है ना, इसके बारे में, है ना, एक सेकेंड इरेज करता हूँ मैं, ज़्यादा मैंने हाईलाइट कर दिया, है ना।
तो देखो क्या बोलता है ना, TTCPL है ना, इसके पास इतना स्टॉक है सर, ये कहाँ का है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का है। इसके बारे में क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइप ऑफ मेजर रिस्क इज फेस बाय, अच्छा फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या क्या रिस्क फेस होंगे अगर उन्होंने ये सब इसमें लगाया है, तो ABC लिमिटेड में लगाया, तो ठीक है। मतलब ये सर, ये कंट्री रिस्क हो सकता है कि हाँ भाई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में लगा रहा है या है ना दूसरी कंट्री में जाकर लगा रहा है, कंट्री रिस्क है, और उसको कैसे मैनेज करना है, उसका कंट्री रिस्क में मैनेजमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है, वहाँ से उठा के लिखेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। कॉर्पोरेट बॉडीज ने इतना लगाया, इंडिविजुअल्स ने इतना लगाया हुआ है। आगे क्या बोलता है, पहला पॉइंट, ऑन हिज अपॉइंटमेंट, किसके अपॉइंटमेंट में, अपॉइंटमेंट किसका हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ था इसका, अपॉइंटमेंट ऑफ AG है ना। आगे क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ AG, व्हाट रिस्क AG विल आइडेंटिफाई रिलेटेड टू द कंपनीज एक्टिविटीज, है ना। AG के बाद में है ना, AG के आने से कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं वो बताओ, है ना। आइडेंटिफाई द रिस्क रिलेटेड टू द कंपनीज एक्टिविटी, कंपनी की एक्टिविटी से कौन कौन से रिस्क है ना सर, सिंपल है। सबसे पहला फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रही है वो है, दूसरा सर एक क्रेडिट का है, और तीसरा है ना जो उधर बोला गया है, क्या बोला गया है, 3 प्रकार के रिस्क बोले गए हैं यहाँ पे, आंसर्स में भी 3 प्रकार के रिस्क बोले गए हैं, बट इसमें जो हमने बोला था गवर्नेंस रिस्क और लीगल रिस्क है ना, वो कंपनी के इन्होंने इसमें कंसिडर नहीं किया है ना, वो कंपनी के इसमें कंसिडर नहीं किए गए, क्यों, क्योंकि दैट इज व्हाट, दैट इज द रिस्क दैट इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन कंपनी ना, दैट इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन कंपनी। कौन सा रिस्क, एक लीगल रिस्क और दूसरा गवर्नेंस रिस्क, प्योरली बेस्ड कंपनी पे नहीं है, बट जो क्रेडिट रिस्क है वो धंधे के हिसाब से है, और लिक्विडिटी रिस्क धंधे के हिसाब से, और फॉरेन एक्सचेंजेस धंधे के हिसाब से है ना, तो उसके बारे में बात किया गया है ना। राउट ऑफ फ्रेमवर्क टू मैनेज दिस रिस्क, अब देखो सर इन्होंने फ्रेमवर्क जो बनाया ना बहुत प्यारे तरीके से बनाया, जबकि हमने भी हमारी बुक में बनाया था, जिसकी मैं एकदम हवाबाजी करता हूँ, है ना, मैं दिखा देता हूँ मेरी बुक में कैसा है भाई, पेज नंबर 282, आ जा भाई आ जा, है ना, यहाँ पे मैंने बताया था, देखो है ना, यहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे बेस्ट मिटिगेशन मेजर्स है, बेस्ट मिटिगेशन मेजर्स है तुम्हारे लिए, है ना, कि कैसे बेस्ट मिटिगेशन मेजर्स है, जैसे कंट्री रिस्क, सॉरी क्रेडिट रिस्क है तो उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, लिक्विडिटी रिस्क बोला, और मैंने तीसरा क्या कौन सा बोला था, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ना, देखो बोला गया था एंटर इनटू फॉरवर्ड ऑप्शंस, एंड ये सब पे एंटर होना चाहिए। अब देखो आंसर्स में भी क्या दिया गया, स्टैंडर्ड आंसर्स में क्या दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जाओ, वही बोला है, मैनेजमेंट मिटिगेशन है ना, फॉरवर्ड ऑप्शन है ना, ऑप्शंस को मनी मार्केट है, स्वैप अरेंजमेंट, ये सब बोला गया है, हमने भी वही बोला गया है, हेज करो है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लो, ऑप्शंस लो, है ना, वही बोला गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आंसर्स तो है तुम्हारे पास, कुछ तो है लिखने के लिए, एटलीस्ट यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, बट एटलीस्ट यू विल लैंड अप समवेयर सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। 6 में 6 नहीं मिलेंगे, 5.5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कहीं तो कुछ तो लिख पाओगे, जब रहेगा ही नहीं तो क्या लिखोगे भाई, वही तो मैं समझा रहा हूँ तुमको इतने दिन से, नहीं समझ रहे हो, बात कर, ठीक है। तो बुक पढ़ो, अपनी बुक ध्यान से पढ़ो, मजा आएगा भाई, 80+ आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, अपनी बुक पढ़ने से आएंगे भाई, है ना। तो ये हो गया। अब देखो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले रिस्क लिया है, बताया है कि कहाँ कहाँ पे आया है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है ना, एक्सप्लेनेशन के भी मार्क्स है, और दूसरी चीज़ ये क्रेडिट रिस्क कहाँ पे आया, क्रेडिट रिस्क ट्रेड रिसीवेबल में आया है ना, क्योंकि उनको मैंने दिया है। अब उसका मेजरमेंट क्या होता है, कैसे उसको मेजर करेंगे, है ना, एजिंग से मेजर करेंगे, है ना, वॉर से मेजर करेंगे, है ना, ये सब चीज़ों से हम मेजर करेंगे, और उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। मैनेजमेंट के लिए मैंने डेटा दिया गया है, ये तुमको 3 जो टेबल है ये तो तुमने निकाल लिया, तो ये जो दो है ना, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम और मेजरमेंट, ये थोड़ा सा दिमाग से लगाना था, बट अगर तुम नहीं भी लगाते तो थोड़े बहुत मार्क्स कट जाते, बट यूल गेट सम मार्क्स, है ना, यूल गेट सम मार्क्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है अदर रिस्क कौन कौन से, एक बार यार मैं मिटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया मैंने इसको, है ना, ठीक है। तो हाँ, अदर रिस्क कवर्ड इन आइडेंटिफाई, कौन से 2 रिस्क है, 2 मेजर रिस्क मैंने बोला, गवर्नेंस, और दूसरा तुमको बताया था क्या, लीगल रिस्क। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ गवर्नेंस रिस्क लिखा है, एक ही रिस्क लिखा है, और 2 मार्क दे दिया। अरे यार इंस्टीट्यूट यहाँ गोची मत क्या करो, इंस्टीट्यूट थोड़ा थोड़ा भूल जाती है ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक ही रिस्क लिखा है, बट ठीक है, हमको पता है 2 रिस्क है, लीगल रिस्क और गवर्नेंस रिस्क, ठीक है। अब ये इटैलिक्स में जो स्टेटमेंट बताया था उसके बारे में मैंने बता दिया, इटैलिक्स में जो स्टेटमेंट बताया था, सबसे पहला रिस्क एपेटाइट, और दूसरा है रिस्क कैपेसिटी, क्लियर कट दिख रहा था क्वेश्चन में भी, उन्होंने कैपेसिटी बोल दिया था, और बोला था वी बोल दिया, मतलब अपने बारे में बात कर रहा है, मैं अपना एपेटाइट बता रहा हूँ, ठीक है। और चौथा क्या बोलता है, चौथा बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ मेजर रिस्क इज फेस बाय, है ना, अब देखो TTC मेजर रिस्क है सारे फॉरेन कंट्री के बारे है ना, देखो यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्लियर कट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको कौन सा रिस्क होगा, है ना, तो यहाँ पे फॉरेन कंट्री का बंदा है ना, उसका कंट्री रिस्क है, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस टू मैनेज सच रिस्क, एक्सप्लेन द प्रोसेस टू मैनेज सच रिस्क, है ना, सब्जेक्ट टू कंट्री रिस्क बोला,
और उसे मैनेज कैसे करना इसके लिए हमारा बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का फॉरेन का बंदा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। 5.16 पे दिया गया है हमारी बुक में, मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे दिया गया है हमारी बुक में, है ना। 5.16 है ना, 5.16 पे आ जाते हैं, दिखा देता हूँ तुम्हें क्या दिया गया है। अरे भाई आ जा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, आ जा भाई आ जा। कंट्री रिस्क पे बहुत क्वेश्चन फेंक रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइए, पहले बता रहा हूँ, है ना। देखो कंट्री रिस्क मेजरमेंट प्रोसेस दिया गया है ना, यही लिखा है इंस्टीट्यूट ने भी, है ना। आइडेंटिफाई, एनालाइज, इवेलुएट, सिलेक्ट, है ना, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्री रिस्क के बारे में यही बोला गया है, आइडेंटिफाई, एनालाइज, सेम पॉइंट्स दिए गए हैं, कॉपी पेस्ट करना है, बढ़िया से मार्क मिल जाएंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क का लोकेशन 1 मार्क इधर है और 4 मार्क इधर है। तुम लोग ये लिखते ही नहीं हो, मैं बता रहा हूँ, मैंने पेपर सॉल्व चेक किया ना, तो मुझे पता पड़ता है तुम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हो। You should read the question very carefully and that is why discussion on this video is very important, है ना। तो वीडियो देखो, बढ़िया से समझो चीज़ों को, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा कंट्री रिस्क बोला गया है। और बाकी जो MCQs है ये सब डायरेक्ट MCQs हैं बुक से, है ना। तो इसके मैंने पेज नंबर भी लिख दिए कहाँ से दिया गया है, तो वो कर लो यार, इतना मैं नहीं बताऊँगा अब। और बाकी तुम्हारा पढ़ाई अब दबा के करो, है ना, अब थोड़ा सा ज्ञानबाजी कर लेते हैं। तो आई होप अब सब बढ़िया से पढ़ेंगे, तुम्हारा सब कुछ कवर कर लिया है ना। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डो नॉट स्किप एनीथिंग इन रिस्क मैनेजमेंट, है ना। और काफ़ी लोग बोलते हैं सर आजकल ABC एनालिसिस बता दो, रिस्क मैनेजमेंट में कुछ ABC एनालिसिस नहीं है। एवरीथिंग, एवरी पोर्शन, एवरी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप एनी पोर्शन, एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो ऐसा बोलता है तुमको उल्लू बना रहा है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इस चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। चैप्टर 2 तुम्हारा मिटिगेशन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 1 जो है तुम्हारा टाइप ऑफ रिस्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका जो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस स्कोर है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो हर एक चैप्टर का एक स्पेशलिटी है ना। जैसे चैप्टर नंबर तुम्हारा रिस्क नए, रिस्क अवेयर, रिस्क मैनेज, रिस्क एनेबल्ड, है ना, चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है ना। तो हर एक चैप्टर का स्पेशलिटी है। इंडेक्स से लास्ट डे यूज़ करना, अच्छे से रिवाइज करना और बढ़िया से पढ़ो, दबा के पढ़ो। 80+ ला सकते थे इस पेपर में, है ना। जिसका प्रिपरेशन लेवल अच्छा होगा वो आराम से 80+ लाया होगा। इसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि तुमको कैसे यू आर प्लानिंग योर दिस। आइडियली यू शुड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किए रहते ना तो स्कोर अच्छा रहता। क्वेश्चन नंबर 5 वॉज ईजी, केस स्टडी 5 वॉज ईजी विच वॉज वेरी स्कोरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 भी ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी जो था क्वेश्चन नंबर 1 था, बट रेस्ट पेपर वॉज ईजी। आई फील लाइक कि ईजिली यू कैड हैव स्कोर्ड 80+। 80+ तो नहीं, बट जिनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा रहता आइडियली दे शुड हैव स्कोर्ड अबव 60। एंड वीडियो देखो, बढ़िया से दोस्त लोग को शेयर करो, लाइक वाइक कर दिया करो, और क्या। बाकी आप पढ़ो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेंशन वेंशन लेने का नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।